नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो है वह राजस्थान आर्थिक समीक्षा एवं बजट के अंदर चैप्टर नंबर 4 के ऊपर अपन चैप्टर नंबर 6 के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। 6 नंबर का चैप्टर आज अपने रहने वाला है सेवा क्षेत्र। इससे पहले वाला जो 5 नंबर का चैप्टर था वो अपन ने देखा था आधारभूत संरचना का विकास, जिसके अंदर अपन ने ऊर्जा की बात करी थी, जिसमें अपन ने सड़कों की बात करी थी, में अपन अन्य जो भी परियोजनाएं हैं उनकी बात करी थी और बजट के अंदर क्या प्रावधान किया गया है वो भी अपन ने देखा था। अभी अपन बात करेंगे सेवा क्षेत्र, जो कि 6 नंबर का चैप्टर है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र आता है। उसमें से तीसरे नंबर का क्षेत्र सेवा क्षेत्र की अपन बात करेंगे। राजस्थान की जीडीपी के अंदर सबसे बड़ा योगदान जिस क्षेत्र का है वह है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र का किस प्रकार से क्या क्या इस बार योगदान है, और साथ साथ में सेवा क्षेत्र में जो भी चीजें आती है यानी कि पर्यटन की जो चीज है वो भी अपन इसमें देखने वाले हैं। इसमें अपन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी देखेंगे। आपके आरएस के सिलेबस के अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ रहता है, इवन आरएस और भी अन्य एग्जाम में आता है कि राजस्थान के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उस टॉपिक का मैटर भी आपको इसी चैप्टर में से मिलने वाला है। साथ साथ में अगर आपके सिलेबस में पर्यटन का टॉपिक है तो उसमें भी इसमें से प्रश्न बनेंगे। इस चैप्टर के अंदर कई सारे ऐसे जो है वह मंदिर या फिर स्मारक या फिर स्थल, कोई जगह, झील या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज जो है वह चर्चाओं में रही है तो वो इसमें उल्लेखित है, और वह आपके डायरेक्टली राजस्थान जीके से मिलती है, जुड़ती है, या फिर राजस्थान के कल्चर के अंदर जो मंदिर वगैरह हैं वहां पर पर्यटन स्थल जो है वहां पर जो है वह आपके इस चैप्टर से भी प्रश्न आते हैं, राजस्थान के किसके अंदर, कला एवं संस्कृति के अंदर। तो ये चैप्टर ऑल ओवर जो है वह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अर्थव्यवस्था का जो है वह तीसरा क्षेत्र है आपका सेवा क्षेत्र। अभी अपन शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर को। 6 नंबर का ये चैप्टर रहने वाला है, सेवा क्षेत्र क्षेत्र की अपन बात करेंगे। देखिए, आप जो है वह बुक के अंदर भी अपना मटेरियल जो है उसको देख सकते हैं, साथ साथ में जो है वह आप बुक को वैसे ही खोल रखे हैं तो उसमें जो है वह इंपॉर्टेंट चीजों को आप हाईलाइट करते रहिए और चीजों को जो है वह समझते रहिए। देखिए, सबसे पहले आता है सेवा क्षेत्र के अंदर शामिल गतिविधियां। इसका मतलब क्या है कि सेवा क्षेत्र के अंदर किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, आर्थिक समीक्षा में जिनका लिखा हुआ है यहां से आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी कि आपको डायरेक्टली जो है वह यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। आप चाहें तो इसके ऊपर 15 शब्दों के अंदर आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियां। अब कौन कौन सी गतिविधियां है, जैसे कि सबसे पहले आता है आपके व्यापार। व्यापार जो भी आपके ट्रेड वगैरह हो रहा है वो सारा का सारा किस में आता है, सेवा क्षेत्र में ही आता है। अगर किसी कार को बनाया जा रहा है तो वह द्वितीय क्षेत्र में आएगा, उद्योग क्षेत्र में, क्योंकि उसका निर्माण हो रहा है। लेकिन कार बनने के बाद में जो कार का एक प्रकार से जो कारखाना है वहां से फिर शोरूम में आने के बाद में अंतिम रूप से जब कार बिकेगी तो मान लीजिए कि कारखाने से अगर कार फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए की आई है तो वह शोरूम से 1 लाख रुपए में नहीं बिकेगी। उसके अंदर कई प्रकार के जो है वह टैक्स वगैरह भी इंक्लूड होंगे, साथ साथ में उसकी जो रेट है वो भी बढ़ जाएगी, और 1 लाख की जो है वह कार हो सकता है कि 1.5 लाख में मिले। तो वो जो 50,000 अतिरिक्त है उसमें किसी भी प्रकार की एक प्रकार से पूंजी का निर्माण नहीं हुआ है, उसमें केवल आपको सेवाएं दी जा रही है, उन सेवाओं के पैसे लिए जा रहे हैं। तो वो 50,000 जो रुपए हैं वह किस में जाएंगे, इस व्यापार के अंदर जाने वाले हैं। इसके अलावा आपके आता है होटल और जलपान गृह। होटल का मतलब तो हो ही गया, आप अगर किसी होटल में जा रहे हो, कमरा ले रहे हो तो वहां पर आपको कोई किसी प्रकार की पूंजी नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आप 2 दिन रुक रहे हो होटल में और 2,000 रुपए दे रहे हो, तो आपको कोई पूंजी या फिर कोई वस्तु नहीं मिलने वाली, लेकिन आपको सेवा मिली है। आप वहां पर जाकर रुके हो, आपके लिए पंखे लगाए गए हैं या फिर टीवी लगाई गई, वो सारी की सारी एक प्रकार से सर्विस के रूप में आएगा। तो होटल भी है। जलपान गृह का मतलब जो रेस्टोरेंट है वहां पर आप खाना खाने के लिए जा रहे हो, खाना भी मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में अतिरिक्त जो आपके वेटर वगैरह वहां पर होते हैं, जो आपके सर्विस मतलब कि एक प्रकार से आपका आदर भाव करते हैं, सेवा करते हैं, उनका जो पैसा है वो भी उस खाने के साथ में जोड़कर दिया जाता है। तो वो जो अतिरिक्त पैसा है वो जलपान गृह का, वो भी सेवा क्षेत्र के अंदर आता है। इसके अलावा मान लीजिए जैसे परिवहन है, तो परिवहन का मतलब क्या हो गया, आप किसी बस के अंदर बैठकर सफर करके आए हो, मान लीजिए कि आप दिल्ली से मुंबई गए हो, तो दिल्ली से आप मुंबई गए हो तो बस में जब बैठे हो तो आपसे 1,000 रुपए लिया या फिर 5,000 रुपए लिया। उतरते टाइम में आपको कोई वस्तु तो उसने दी नहीं, आप उतर गए तो उतरते ही आपके पास में आया कुछ नहीं, लेकिन आपका क्या हो गया, सफर पूरा हो गया। और ऐसी स्थिति में आपने कितने रुपए दिए, 5,000 रुपए। तो वो 5,000 रुपए किस में जाएंगे, ना तो कृषि क्षेत्र में जाने वाले हैं, ना ही वो उद्योग क्षेत्र में जाएंगे, वो आएगा सेवा क्षेत्र में, क्योंकि उसके अंदर आपकी सर्विस यानी कि आपको सेवा प्राप्त हुई है, ना कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई पूंजी का निर्माण हुआ है।
सेम ऐसे कैसे भंडारण आता है। भंडारण का मतलब मान लीजिए कि मैंने एक वेयर हाउस बना रखा है और उसके अंदर मैं लोगों के जो भी माल है, जो भी कृषि उत्पाद है, उसको मैं रखने के पैसे ले रहा हूँ कि भाई आप माल को रखिए, एक दिन रखोगे तो उसके 1000 रुपए है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं 100 किलो को 200 किलो करके दे रहा हूँ, वह तो वो का वही 100 किलो ही, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उनको रखने की जगह दे रहा हूँ। तो कोई उनको पूंजी की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन इस कंडीशन में उनको सेवा मिल रही है और वह उसके बदले में पैसे दे रहे हैं। तो वो जो आपके भंडार के लिए जो पैसे दिए हैं उन्होंने, वो सारे के सारे पैसे सर्विस सेक्टर में आएंगे, वो आपके भंडारण में आ सकता है। इसी प्रकार से संचार आ गया, विभिन्न प्रकार की जो सिम वगैरह आपके जो टेलीकम्युनिक अपने जो सिम वगैरह है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपको पैसे के बदले सर्विस देते हैं। आप किसी को भी फोन कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो। फिर अगला आता है वित्तीय और बीमा। बीमा तो हो ही गया कि आप मान लीजिए कि एक प्रीमियम राशि जो है वो जमा करवाइए, और अगर आपके जिस चीज के लिए बीमा है, मान लीजिए कि अगर दुर्घटना बीमा है तो दुर्घटना होने के बाद में आपको पैसे मिल जाएंगे, वो भी सर्विस सेक्टर में आता है। और वित्तीय के अंदर जो आपके बैंकिंग सर्विस होती है, वो सारी की सारी वित्तीय के अंदर आती है। इसके अलावा आता है स्थावर संपदा, जो भी आपके रियल एस्टेट है। मान लीजिए आपने 10 लाख की जमीन खरीदी और 2 साल बाद में आपने 20 लाख की बेची, तो जमीन तो उतनी की उतनी है, लेकिन जो अतिरिक्त 10 लाख है वो आपका प्रॉफिट है, लेकिन वो एड किस में होगा, वो सर्विस सेक्टर के अंदर एड होगा। ठीक है ना। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वह किस में आती है, आपके सेवा क्षेत्र के अंदर शामिल होती है। अब अपन बात करेंगे कि सेवा क्षेत्र जो है इसका राजस्थान की जीडीपी में कितना क्या योगदान है। तो यहां से आपको दो आंकड़े जो है वह विशेष रूप से याद रखने हैं। देखिए आप सभी के सामने लिखा हुआ है स्थिर कीमतें और प्रचलित कीमतें। स्थिर कीमतों का मतलब क्या है, आपके 2011-12 का मूल्य लगाया गया है, 2011-12 का मूल्य लगाया गया है। और प्रचलित का मतलब क्या है, जिस वित्त वर्ष की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि 2023-24 का जो है वह मूल्य किसमें लगाया गया है, आपके प्रचलित के अंदर लगाया गया है। तो जीएसवीए अपन ने पढ़ा था, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि सॉरी जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी कि सकल राज्य मूल्य वर्धन, यानी कि राजस्थान की जो आपके जीडीपी है उसमें राजस्थान के जो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र हैं उनका कितना कितना योगदान है, उसको बोला जाता है सकल राज्य मूल्य वर्धन। तो राजस्थान में अपन ने देखा था भाई, कृषि क्षेत्र का भी कुछ जीएसवीए था, उद्योग क्षेत्र का भी कुछ जीएसवीए था। उसी प्रकार से स्थिर कीमतों के हिसाब से सेवा क्षेत्र का जो जीएसवीए है वह निकलकर कितना आता है, आपके 43.95% आता है। जबकि प्रचलित कीमतों के हिसाब से यह कितना आता है, 45 दशमलव जो है वह 07% निकल कर आता है। यानी कि राजस्थान की जीडीपी के अंदर लगभग 45%, अगर राजस्थान जो है वह 100 रुपए का, अगर मान लीजिए कि टोटल टर्नओवर हो रहा है राजस्थान में, तो उन 100 रुपए में से 45 रुपए अकेले तीसरे क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र का हो रहा है, और प्रचलित के हिसाब से। और स्थिर के हिसाब से भी 43, यानी कि लगभग आधा हिस्सा जो है वह आपके राजस्थान में सेवा क्षेत्र का है। और भारत के अंदर तो ये प्रतिशत 55 के आसपास है, 55 से 57 है, यानी कि भारत में तो 50 से भी ज्यादा है, लेकिन राजस्थान के अंदर भी ये कम नहीं है। यानी कि राजस्थान का अगर आपको प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ा जो है वह सेक्टर कौन सा है, तो राजस्थान की जीडीपी के अंदर सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो कौन सा है, अगर ये प्रश्न आता है तो राजस्थान की जीडीपी के अंदर सेवा क्षेत्र जो है यह क्या है, सबसे बड़ा है। सेवा क्षेत्र जो है ये क्या है, आपके राजस्थान की जीडीपी के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जो योगदान है वह सर्विस सेक्टर का आता है। इसी प्रकार से जब ये यहाँ पर तो प्रतिशत में दिया हुआ है, अगर अपन इसको रुपए के अंदर काउंट करते हैं तब देखिए सेवा क्षेत्र जो है इसकी जीडीपी कितनी है, तो स्थिर कीमतों के ऊपर यह 3.43 लाख करोड़ निकल कर आती है, जबकि प्रचलित के हिसाब से यह 6.44 के आसपास निकल कर आती है। यानी कि स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जीडीपी के अंदर सेवा क्षेत्र का जीडीपी का हिस्सा कितना है, तो 3.43 लाख करोड़ है, और प्रचलित के ऊपर 6.44 लाख करोड़ के आसपास यह आता है। तो 43 और 44 है, आप अगर याद रखना चाहो तो आराम से रख सकते हो कि भाई 43 है इधर, इधर 44 है, इधर 3 है, और इधर कितना है, आपके 6 है। इस प्रकार से जो है वह आप, वैसे ये जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वह आपके नहीं है, तो इनको आप हटा सकते हो भले, क्योंकि ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। आपके एग्जाम में जीएसवीए पूछा जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखिए, अगला यहाँ पर लिखा हुआ है 2022-23 से जो है वह 2023-24 के अंदर जो है वह वृद्धि दर कितनी रही है। यानी कि 2022-23 में स्थिर कीमतों के ऊपर सेवा क्षेत्र का कुछ ना कुछ एक जो है वह मान था लाख करोड़ के अंदर, वो कि 2023-24 के अंदर 3.43 लाख करोड़ हो गया। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हुई होगी, और वह वृद्धि जो है वह कितनी है, तो 6.37% की यह वृद्धि निकल कर आती है। इसी प्रकार से प्रचलित कीमतों के ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा 22-23 के अंदर, वह 23-24 के अंदर आकर 6.44 लाख करोड़ हो गया। यानी कि उसमें भी कुछ ना कुछ वृद्धि हुई होगी, तो उसमें वृद्धि होती है 11.26% की। यानी कि आपको जो है वह इस टेबल में से 4 प्रश्न विशेष रूप से याद रखने हैं। राजस्थान की जीएसवीए के अंदर
सेवा जीएसवीए जो है वह सर्विस सेक्टर का स्थिर कीमतों पर कितना है, तो स्थिर पर तो है 43.95 और प्रचलित पर कितना है 45.07 है। वहीं आपको याद रखना है वृद्धि दर, स्थिर कीमतों पर सर्विस सेक्टर में 2022-23 से 2023-24 के अंदर वृद्धि कितनी हुई है, 6.37 हुई है, जबकि प्रचलित के कीमतों के हिसाब से 11.26% की वृद्धि देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज लिखी हुई है 2019-20 से तुलना, 2019-20, देखिए यहाँ पर 22-23 की बात हो रही है, यहाँ पर 19-20 की बात हो रही है, यहाँ पर 22-23 से 23-24 की बात हुई, जबकि यहाँ पर 19-20 से जो है वह आपके 23-24 की तुलना की जा रही है। तो जब 2019-20 का अपन स्थिर कीमतों के हिसाब से देखते हैं तब आपके निकल कर आता है 2.86 लाख करोड़, जो कि आपके सर्विस सेक्टर हुआ करता था, जो कि 2023-24 में 3.43 लाख करोड़ है। इसके अंदर कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें जो है वह औसतन प्रतिवर्ष की जो वृद्धि है वह 4.69% की आती है। वैसे संभावना कम है कि यह पूछी जाए, बाकी इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है इसलिए संभावित है कि भाई पूछ भी ले, इस वजह से आप थोड़ा सा इसका प्रतिशत जरूर ध्यान रख लेना है, वृद्धि वाला यही पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला प्रतिशत और ये वाला अलग है, ये तो है 22-23 से 23-24 में, जबकि ये है 2019-20 से लेकर 2023-24 तक प्रति वर्ष का औसतन जो है वह वृद्धि दर कितना है, वो है ये वाला, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रचलित कीमतों के ऊपर भी दिया हुआ है, तो प्रचलित के ऊपर 19-20 के अंदर 4.41 लाख करोड़ था, और अभी अपन ने देखा था कि 2023-24 के अंदर जो है वह कितना हो गया, ये हो गया 6.44 लाख करोड़, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ वृद्धि हुई है। तो इसमें औसतन वृद्धि जो है वह 9.94% की होती है प्रति वर्ष की वृद्धि, ठीक है। ये आपके सर्विस सेक्टर का जो है वह जीएसवीए और वृद्धि दर की अपन ने बात कर ली है यहाँ पर। अब यहाँ से आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, और मेरे हिसाब से जो है वह आपको इस प्रश्न को जो है वह आरएस के अंदर लिखना चाहिए। आरएस के अंदर जो है वह 15 शब्दों में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या बनेगा कि सर्विस सेक्टर जो है उसके अंदर उप क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनका योगदान क्या क्या है। तो सेवा क्षेत्र का जो है वह प्रचलित मूल्य के हिसाब से, अब सर्विस सेक्टर का प्रचलित मूल्य कितना है, 6.44 लाख करोड़ है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन से अभी अपने उप क्षेत्र देखे थे सारे के सारे, उन उप क्षेत्रों का योगदान जो है वह प्रचलित मूल्य के हिसाब से कितना कितना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कौन सा क्रम बताया हुआ है, घटता हुआ क्रम बताया हुआ है। जैसे कि राजस्थान की जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर अपन ने देखा था कितना है, प्रचलित मूल्य पर 6.44 लाख करोड़ है। उस 6.44 लाख करोड़ में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वह कितना है, आपके 28.01% है, जो कि किसका है, व्यापार, होटल और जलपान गृह, यानी कि व्यापार, होटल और जलपान गृह का अकेले का जो हिस्सा है वह 28% के आसपास है। इसी प्रकार से स्थावर संपदा जो रियल एस्टेट अपन ने देखा था, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं, जो कि आपके टीचर है या फिर डॉक्टर है, वो सारी की सारी पेशेवर सेवाएं हैं, इनका योगदान लगभग कितना आ रहा है, 23.59% के आसपास निकल कर आ रहा है। तो जो कि आपके दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा इसमें आ जाता है। फिर तीसरे के अंदर जो है प्रतिशत के हिसाब से अन्य सेवाएं आती है। बाकी आपको इस 23.59% के बाद में याद रखना है कि चौथे नंबर पर जो है वह परिवहन, भंडारण और संचार, इन तीनों को मिलाकर 10.92% के आसपास होता है। वित्तीय सेवाएं जो है वह लगभग 9.90 हो रही है, और लोक प्रशासन जो है वह आपके 6.93% के आसपास जो है वह निकल कर आता है। यहाँ से आपको सारे के सारे याद नहीं रखने हैं, आपको केवल इसमें से मोटे मोटे ये दो अगर याद रह जाए तो इनको याद रख लेना कि भाई सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो व्यापार, होटल, जलपान गृह का है, और दूसरे नंबर पर किसका योगदान है, तो फिर स्थावर संपदा आ जाती है, आवासीय गृह आ जाते हैं, और पेशेवर सेवाएं जो है यह निकल कर आती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो आगे आपको पता चलेगा कि आपके प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य के हिसाब से जब अपन जो सेवा क्षेत्र है इसका सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीए और वृद्धि दर देखेंगे, तो वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है इस डायग्राम के अंदर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर समझाई गई है जिसमें से आपको इन चीजों को याद रखना है। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो येलो कलर के अंदर आपको दिखाया गया है कि भाई प्रचलित मूल्य के हिसाब से, ध्यान देना है, प्रचलित मूल्य के ऊपर जो है वह आपके जीडीपी कितनी है सेवा क्षेत्र की, तो लगभग कितनी आ रही है, 6,43,632 आ रही है 2022-23 के अंदर, 2023-24 के अंदर। इसी प्रकार से अगला आता है जीएसवीए जो स्थिर मूल्य के ऊपर है, वह लगभग 3,43,057 करोड़ के आसपास आ रहा है। और इनमें अगर अपन वृद्धि दर की बात करते हैं तो प्रचलित मूल्य के ऊपर वृद्धि दर जो है वह 11.26 है, और स्थिर के हिसाब से जो है वह 6.37 के आसपास आती है। तो ये आपको डाटा याद रखना है, यही डाटा आपको एग्जाम के अंदर पूछेगा, इसी डाटे के ऊपर जो है वह अपन ने चर्चा इस टेबल में करी। तो ये चार चीजें जो है इसमें से कौन कौन सी है, 1, 2, 3 और 4, इन चार चीजों को जो है वह इस डायग्राम के अंदर ही समझाया गया है। बाकी पुरानी वाली से अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
ये वही चीज है जो अपन ने यहाँ पर देखा है। ये जो आपके योगदान देखा है ये 28 है या फिर 23 है या फिर 10 है, 9 है, ठीक है ना। ये सारा का सारा प्रतिशत जो है वह इस वाले पाई चार्ट के अंदर बताया गया है। भाई अपन ने बात किसकी करी थी, प्रचलित मूल्य के हिसाब से जो है वह सेवा क्षेत्र के अंदर उसके उप क्षेत्रों का योगदान कितना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम के अंदर वैसे लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। अगर आप देख रहे हो 2023-24 के अंदर जो है वह सबसे बड़ा जो हिस्सा है ये आपको यहाँ पर नजर आएगा, वो आएगा 28.01%। और यह किसका है, आपका व्यापार, होटल और जलपान गृह जो है वह इसमें आपके शामिल हो रहा है। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह यहाँ पर आपको 23.59% के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि बेसिकली यहाँ पर किसका आ जाता है, आपके स्थावर संपदा का आ जाता है, आवासीय गृह का आ जाता है और पेशेवर सेवाएं इसमें शामिल हो रही है। तो सबसे बड़ा तो ये आ जाता है, दूसरा सबसे बड़ा ये आ जाता है। फिर तीसरे नंबर पर आपको 20% है, वो अन्य सेवाएं हैं, तो वो तो वैसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। तीसरे नंबर पर जो है वह यहाँ से देखिए आपको दिखेगा 10.92%। और यह तीसरा सबसे बड़ा है जो कि आपके परिवहन, भंडारण और संचार इसको लिए हुए आता है। तो ये तीन जो है वह सबसे बड़े उप क्षेत्र है आपके सेवा क्षेत्र के अंदर। फिर आगे चलते हैं, सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रों के अंदर सर्वाधिक वृद्धि। अब देखिए ये यहाँ से आपको प्रश्न जो है वह पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर जो है वह सेवा क्षेत्र के जो उप क्षेत्र है उनमें सबसे ज्यादा वृद्धि 2022-23 से 2023-24 के अंदर जो है वह किसमें हुई है, तो वो आपके वित्तीय सेवाओं के अंदर हुई है। अपन ने बात करी थी स्टार्टिंग में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने बताया था कि वित्तीय जो सेवाएं हैं ये उप क्षेत्र है या फिर गतिविधि है जो कि सेवा क्षेत्र में शामिल होती है। तो इन वित्तीयों के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वह सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है किसमें, आपके दो प्रचलित मूल्य के हिसाब से 2022-23 से 23-24 के अंदर। जब अपन 2011 से तुलना कर रहे हैं और तब अब अगर अपन देखते हैं कि भाई कौन से उपक्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, और तब भी आपके कौन निकल कर आ रहा है, वित्तीय जो सेवाएं हैं यही सबसे ज्यादा आ रही है। यानी कि ये तो आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपको 22-23 से 23-24 के लिए वृद्धि पूछे या फिर 2011 की तुलना के अंदर वृद्धि पूछे, दोनों ही कंडीशन में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा जो उपक्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो आता है आपके वित्तीय सेवाएं। लेकिन सबसे बड़ा योगदान किसका है उपक्षेत्र के अंदर, तो फिर आपके व्यापार, होटल, जलपान गृह का आ जाता है। दूसरे नंबर पर जो है वह स्थावर संपदाएं, आवासीय गृह और पेशेवर सेवाएं। तीसरे नंबर पर परिवहन, भंडारण और संचार आता है। लेकिन अगर वृद्धि पूछी जाए तो फिर वित्तीय सेवाएं आ जाएगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाना चाहिए। ये आप चीज अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। यहाँ पर जो वृद्धि दर है 22-23 से 23-24 के अंदर, वो आपको यहाँ पर घटते हुए क्रम के अंदर, अवरोही क्रम के अंदर आपको बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वह किसमें हुई है, आपके वित्तीय सेवाओं में हुई है। उससे कम जो वृद्धि है वह स्थावर संपदाओं के अंदर हुई है। उससे कम जो है वह वृद्धि व्यापार, होटल और जलपान गृह के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन बात करें 2011-12 जो यहाँ वाला दिया हुआ है आंकड़ा, इस आंकड़े के हिसाब से अगर अपन देखना चाहें तो भी आप जो है वह इस डायग्राम के अंदर समझ सकते हो। यहाँ पर जो है वह 2011-12 का दिया हुआ है, ध्यान देना है। ये जो आपके यहाँ पर 2011-12 से तुलना है वो आपको यहाँ पर इस एक प्रकार से जो टेबल बना रखी है या फिर जो डायग्राम है इसके अंदर आपके दी हुई है। हो सकता है कि आपको बुक में थोड़ा सा कम दिखे, लेकिन इससे इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चीज यहाँ पर समझाई गई है उसमें से आपको जो प्रश्न है वो इस वाली आपके डायग्राम से जो प्रश्न है वो केवल यही पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो है वह वृद्धि 2011-12 से 2023-24 के अंदर किसमें रही है, तब आपको वित्तीय सेवाएं देनी है आंसर में। देखिए यहाँ पर 2011-12 है, यहाँ पर 2023-24 है। 2011-12 के अंदर 43,000 के आसपास जो है वह आपके व्यापार, होटल और जलपान गृह था, जो कि वर्तमान के अंदर कितना हो गया, 91,000 हो गया, जो कि सबसे ज्यादा है। और इसमें वृद्धि 6.38% की रहती है। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपके परिवहन, भंडारण वगैरह, 22,000 के आसपास था, जो कि 41,000 हो गया, 5% की इसमें वृद्धि आ रही है। फिर आ रहा है 13,000 के आसपास वित्तीय सेवाएं थी, जो कि यहाँ पर 38,000 हो जाती है। देखिए 13,640 से 38,945 हो रही है। और इसमें जो वृद्धि है वो सबसे ज्यादा आपको नजर आएगी, वो कितनी है, 9.14% की वृद्धि है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो 9.14% की वार्षिक वृद्धि किसमें रही है, वित्तीय सेवाओं के अंदर जो है यह वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अब अपन चलते हैं और आपके सेवा क्षेत्र का ही एक हिस्सा आता है जिसका नाम है पर्यटन। पर्यटन के ऊपर अपन बात करेंगे। देखिए वर्ष 2023-24 जो आपका वित्त वर्ष था, उस वित्त वर्ष के अंदर, वित्त वर्ष कौन सा, 2023-24 जो था, उसके अंदर राजस्थान के अंदर टोटल जो पर्यटक आए थे उनकी संख्या कितनी थी, तो टोटल पर्यटक थे आपके 1807 लाख।
1800 का मतलब हो गया 18 करोड़ जो है वह पर्यटक 2023-24 वर्ष के अंदर आपके राजस्थान में आते हैं। उसमें से स्वदेशी कितने हैं, तो 1790 तो स्वदेशी है, यानी कि लगभग जो है वह 17 करोड़ और 90 लाख के आसपास तो स्वदेशी है, और केवल 17 लाख जो है वह विदेशी आपके यहाँ पर आते हैं। तो आपको मोटा मोटा इसमें से विदेशी वाला थोड़ा ध्यान रख लेना है कि भाई टोटल 18 करोड़ थे, उसमें से 17 करोड़ तो आपके स्वदेशी और 17 लाख जो है वह विदेशी है। वैसे तो ये भी 18 लाख ही हो गया है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, वैसे संभावना कम होती है पूछने की। अब देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर बनने वाले हैं, आ जाते हैं। यहाँ से कुछ नीतियां, कुछ योजनाएं अपने आएगी सामने। देखिए सबसे पहले जो नीति आती है वह आती है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान का मतलब है राजस्थान सरकार के द्वारा एक ऐसी नीति लाई गई। कब लाई गई, 2022 के अंदर। किस तारीख को लाई गई थी आपके, तो ये लाई गई थी आपके 6 अप्रैल 2022 को। नीति क्या कहती है, नीति कहती है फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन, यानी कि राजस्थान के अंदर फिल्में जो है उनकी एक प्रकार से शूटिंग बढ़े, उनका जो है वह फिल्मों का पर्यटन बढ़ जाए। इस पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, प्रोत्साहन किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। इस नीति के तहत क्या किया गया, तो इसमें देखिए आपको उद्देश्य नजर आएंगे। आपको आरएस के अंदर डायरेक्ट प्रश्न आता है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन जो नीति, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन जो नीति है 2022, उसका उद्देश्य लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो देखिए इसका उद्देश्य यही है कि राजस्थान जो है उसको पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में, पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना, यानी कि राजस्थान को ऐसा डेवलप किया जाए कि बाहर के जो भी आपके हॉलीवुड है, कि आपके चाहे बॉलीवुड वाले हैं, चाहे कोई से भी है, वो राजस्थान में आकर और अपने पिक्चरों की क्या करे, एक प्रकार से शूटिंग करे। ये इस एक प्रकार से इस लक्ष्य से जो है वह राजस्थान सरकार राजस्थान को एक पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना चाहती है। दूसरा आता है राजस्थानी जो फिल्में हैं उनकी शूटिंग को जो है वह प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि भाई बॉलीवुड वाले तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा के अंदर मूवी बन रही है उनको भी बढ़ावा देना इस नीति के तहत रखा गया है। और इसके लिए उनको आर्थिक सहायता है या फिर अवार्ड है या फिर नगद है, ये भी देना इसमें प्रावधान के अंदर रखा गया है। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति या फिर राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 जो है वह 6 अप्रैल 2022 को लाई गई थी। इसका दो मुख्य उद्देश्य है, एक तो राजस्थान को फिल्म पर्यटन जो है उसके डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना, और दूसरा आता है कि राजस्थान जो है उसको राजस्थान के अंदर राजस्थानी जो फिल्में हैं उनको एक प्रकार से बढ़ावा देना, उनके लिए उनके आर्थिक सहायता वगैरह वो करना। ठीक है, तो एक तो आ जाती है आपके राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। अगला आता है आपके ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। देखिए ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार ये आपके प्री आरएस प्री के अंदर या फिर वनडे एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है। और इसमें अधिकतर जो प्रश्न है वो क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि यह आयोजित कहाँ हुआ था। केवल आपको कहाँ का ही पूछा जाएगा, जगह का नाम पूछा जाएगा। तो है क्या ये, बेसिकली ये है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार में बेसिकली जो विदेशी लोग हैं उनको बेसिकली भारत के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर एक प्रकार से आकर्षित करने के लिए, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जो है यह लगाया जाता है। और ये इसका जो आयोजन है वह आपके 2023 के अंदर जो है वह आपके 23 से 25 अप्रैल 2023 के दिन जो है वह जयपुर के अंदर आयोजित होता है। इस दौरान जो है वह इस बार जो आपके आए थे 2023 में 56 देशों के लगभग 283 फॉरेनर जो है वह टूर ऑपरेटर जो है वह यहाँ पर आते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या है, विदेशी पर्यटन को बढ़ावा, यानी कि विदेशी जो लोग हैं वो यहाँ पर आए, उनके लिए तो आता है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। तो फिर जो आपके भारत के लोग हैं उनको राजस्थान में कैसे खींच कर लाए, इसके लिए आता है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, RDTM, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के नाम से आता है एक आपके कार्यक्रम, जिसका आयोजन 14 से लेकर 16 जुलाई 2023 को किया गया था जयपुर में ही। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य आता है, इसका उद्देश्य आता है कि घरेलू जो पर्यटक है उनको किस प्रकार से आरक्षित, एक प्रकार से जो है वह आकर्षित किया जाए। तो जो भारतीय पर्यटक है उनको राजस्थान में लाने के लिए तो आता है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, और जो विदेशी पर्यटक है उनको राजस्थान में लाने के लिए एक आपके आता है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। दोनों का ही आयोजन कहां पर हो रहा है, आपके जयपुर में हो रहा है। आपको जो प्रश्न है वह क्या पूछा जाएगा, वो पूछा जाने वाला है कि कहां पर आयोजित हुआ या फिर किससे संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने दो जो है वह मूवियां भी लॉन्च करी है, दो पिक्चर भी लॉन्च करी थी। 4 अगस्त 2023 को जयपुर के अंदर लॉन्च करी थी, जिसमें एक तो थी राजस्थान लगे अपना सा और एक था आपके रोमांस ऑफ राजस्थान। तो ये दो मूवी है बेसिकली पर्यटन के प्रचार प्रसार को या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के अंदर। अगला आता है आपके, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान दे लेना है कि राजस्थान जो है वह फूड फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है।
तो राजस्थान फूड फेस्टिवल जो है बेसिकली एक आपके महोत्सव होता है जिसका नाम आता है मरु महोत्सव, और मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर आयोजित होता है। और उसी दौरान जो है वह जैसलमेर के अंदर ही, इस मरु महोत्सव के दौरान ही जो है वह जैसलमेर के अंदर आपके 22 से लेकर 24 फरवरी 2024 के अंदर जो है वह जैसलमेर में किसका आयोजन करवाया गया था, तो राजस्थान फूड फेस्टिवल, जिसके अंदर राजस्थान के प्रसिद्ध जो आपके फूड डिश थी उनका यहाँ पर जो है वह क्या किया गया था, प्रदर्शनी लगाई गई थी, लोगों को जो है वह आकर्षित करा गया था। तो जैसलमेर इसमें आपको याद रखना है फूड फेस्टिवल के अंदर। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो माननीय प्रधानमंत्री थे अपने मोदी जी, उनके द्वारा सावलिया सेठ जो मंदिर है वहां पर लेजर एंड व्हाइट वाटर जो शो है वो लॉन्च किया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केशवराय पाटन जो बूंदी है और करणी माता जो देशनोक के अंदर है, वहां पर पर्यटन विकास के कार्यों के लिए 7 मार्च 2024 के दिन जो है वह शिलान्यास किया गया था। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको केवल ये ध्यान रखना है कि करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो करणी माता का मंदिर है देशनोक के अंदर। और ये किसके लिए जाना जाता है, तो यह आपके सफेद चूहे जो होते हैं इनके लिए जाना जाता है, सफेद चूहे के लिए जाना जाता है। और जिनको यहाँ पर स्थानीय भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, काबा कहा जाता है उनको। ठीक है, और करणी माता जो है ये बेसिकली जो आपके बीकानेर के राठौड़ थे उनकी कुलदेवी है। वैसे तो बीकानेर के राठौड़, वैसे राठौड़ों की कुलदेवी तो नागणेची माता है, लेकिन बीकानेर वाले जो है वह अपनी कुलदेवी या फिर आराध्य देवी के रूप में जो है वह करणी माता को पूजते हैं, वो आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर लगभग 29 जो है वह हेरिटेज संपत्तियां ऐसी थी जिनको हेरिटेज प्रमाण पत्र भी जो है वह प्राप्त हुआ था या फिर दिया गया था। अगला एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आता है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और यह आता है आपके पर्यटन विकास कोष। पर्यटन विकास कोष क्या है, राजस्थान में पर्यटन के डेवलपमेंट के लिए या फिर बढ़ावा देने के लिए एक कोष या फिर एक फंड बनाया गया है, जो कि पहले 1000 करोड़ रुपए का हुआ करता था, कि इसमें से 1000 करोड़ रुपए डाल दिए और उसमें से निकाल निकाल कर जो है वह पर्यटन के लिए यूज में करेंगे। उसको बढ़ाकर जो है वह 1500 करोड़ रुपए जो है वह कर दिया गया है। तो हो सकता है आपको प्रश्न पूछा जाए वनडे एग्जाम के अंदर कि राजस्थान के अंदर जो है वह पर्यटन विकास कोष कितने रुपए का है, तो 1500 करोड़ रुपए का जो है वह पर्यटन विकास कोष आता है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आती है। मीटिंग इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जो है वह जोधपुर के अंदर जो है वह स्थापित किया गया है। इसको बोला जाता है MICE। इस बार जो है वह RS मेंस जो हुआ था 2023 का, जो कि 20-21 जुलाई 2024 के दिन आयोजित करवाया गया था, उस मेंस के अंदर जो है वह बेसिकली आपके पेपर फर्स्ट के अंदर जो है वह मैनेजमेंट में ये प्रश्न पूछा गया था, माइस वाला। माइस से आपका क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न पूछा गया था 5 नंबर के अंदर। तो उसमें इसकी फुल फॉर्म लिखनी थी कि भाई M4 क्या होता है। M का मतलब होता है मीटिंग, I का मतलब क्या होता है इंसेंटिव, C का मतलब क्या होता है कॉन्फ्रेंस, और E का मतलब क्या होता है एग्जीबिशन। यानी कि माइस जो है यह बेसिकली एक सेंटर है, यानी कि एक प्रकार का ऑडिटोरियम है, एक बड़ा सा जो है वह आपके सम्मेलन वगैरह या फिर कोई कार्यक्रम करने के लिए एक ऑडिटोरियम टाइप में एक बड़ी बिल्डिंग का जो है वह निर्माण किया गया है, एक बड़े हॉल का निर्माण किया गया है जिसको ऑडिटोरियम कह सकते हैं। इस प्रकार के आपके माइस सेंटर जो है वह राजस्थान सरकार स्थापित कर रही है। ये 2 है राजस्थान के अंदर टोटल, एक जयपुर के अंदर स्थापित हो रखा है, और ये वाला जो है यह कहाँ पर है आपका, ये आपका जोधपुर के अंदर है ये वाला माइस। ठीक है, अगला आता है विरासत नगरी जो है वह आपके आमेर। आमेर के अंदर जो है वह आपके आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में भी इसको विकसित किया जाएगा, ये भी इसके अंतर्गत रखा गया है। फिर आता है नेवटा बांध और कानोता बांध जयपुर के अंदर जो है वह वाटर बेस्ड एडवेंचर टूरिज्म साइट जो है उसके रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी इस आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया गया था। यहाँ से आपके लिए जो है वह राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न बन सकते हैं, 2 प्रश्न, कि राजस्थान के अंदर कानोता बांध कहाँ पर है और नेवटा बांध कहाँ पर है। तो दोनों ही बांध कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, कानोता और नेवटा बांध। ठीक है, अगला आता है 2023-24 वित्त वर्ष के अंदर कौन कौन से अवार्ड जो है वह राजस्थान को पर्यटन के लिए जो है वह प्राप्त हुए थे। इसमें से कुछ अवार्ड है, जैसे बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड मिला था राजस्थान को। इसी प्रकार से कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का भी जो है वो अवार्ड मिला था। इसके अलावा जो है ये यहाँ पर फेवर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आपको कर लेना है फेवरेट, यहाँ पर क्या करना है, फेवरेट करना है। फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स जो है उसके लिए भी इसमें मिलता है। और ये वाला प्रश्न जो है वह एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राजस्थान को जो है वह बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है।
बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन का मतलब हो गया कि राजस्थान को जो है वह एक सबसे बढ़िया जो है वह हेरिटेज के रूप में जो है वह एक स्थान जो है वह राजस्थान को चुना गया है। बाहर के जो लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, जो यहाँ पर शादियां कर रहे हैं, विभिन्न जो राजस्थान के किले हैं, सोनारगढ़ है या फिर खींवसर का पैलेस है, वहाँ पर विवाह किया जा रहा है। यानी कि इतना फेमस जगह जो है वह राजस्थान को हेरिटेज डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाया गया है। इसके लिए जो है वह 2024 का ये अवार्ड दिया गया था। अवार्ड किसने दिया था, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इंडिया इंटरनेशनल जो ट्रेवल मार्ट है चेन्नई के अंदर स्थित, उसके द्वारा यह अवार्ड दिया गया था। अगला आता है आपके संस्कृति कल्चर के जो है वह आपके जो भी प्रश्न है राजस्थान कल्चर के, वो इसमें से आपको पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा जाता है जवाहर कला केंद्र, आपके जो है वो वनडे एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि जवाहर कला केंद्र जो है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो जवाहर कला केंद्र जो है, पहली चीज तो ये स्थित कहाँ पर है, तो जवाहर कला केंद्र जो है यह जयपुर के अंदर स्थित है। और दूसरा प्रश्न इसमें से पूछा जाता है कि इसका मुख्य कार्य क्या है। तो जवाहर कला केंद्र के द्वारा जो है वह दृश्य कला, प्रदर्शन कला तथा साहित्य के क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी आकांक्षा है उसके लिए उत्कृष्टता का ये केंद्र है। यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से जो है वह प्रदर्शन कला एवं साहित्य से जुड़े हुए जो कार्य है वो यहाँ पर करवाए जाते हैं जवाहर कला केंद्र के अंदर। ठीक है, ये आपके वैसे तो जयपुर के अंदर है जो मेन है, बाकी तो लगभग आपको कई सारी सिटियों के अंदर मिल जाएंगे। अगला आता है पुरातत्व एवं संग्रहालय। देखिए, एक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग आता है राजस्थान के अंदर, जिसके द्वारा 2023-24 के अंदर विभिन्न जो है वह पुरातात्विक स्थलों का या फिर राजस्थान के जो स्मारक है उनका क्या किया गया था, जीर्णोद्धार किया गया था एवं विकास जो है उसका कार्य किया गया था। और इसके लिए जो है यह आपके क्षेत्र जो है वह चर्चाओं में आए थे। तो आपको राजस्थान कल्चर के अंदर जो है वह यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन सी जगह जो है वह कहाँ कहाँ पर है। आपने अगर पेपर दिए हैं पहले राजस्थान के कोई से भी एग्जाम के, तो आपको पता भी चल जाएगा कि इनमें से जो है वह प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, फलोदी का जो आपके किला है वो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है। सिवाना का किला कहाँ पर है, बाड़मेर में है। शेरगढ़ का किला कहाँ पर है, बारा में है। बाला किला कहाँ पर है, आपके अलवर में है। सरवाड़ का किला कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। तालाबशाही कहाँ पर है, धौलपुर के बाड़ी में स्थित है। सरकारी संग्रहालय कहाँ पर है, आहड़ उदयपुर में है। मंदिर समूह है कुछ भावा कोटा के अंदर, और कुछ संग्रहालय है मंडोर का है जोधपुर में, कोटा और जोधपुर के। यहाँ पर जो है वह जीर्णोद्धार और विकास के कार्य किए गए हैं। अगर आपने कभी पेपर दिए हो तो आपको पता होगा तालाबशाही का प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान में तालाबशाही कहाँ पर है, तो धौलपुर के अंदर स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है राजस्थान के अंदर जो है वह सिवाना का दुर्ग कहाँ पर है, बाड़मेर में है। शेरगढ़ का किला कहाँ पर है, बारा में है। बाला किला कहाँ पर है, अलवर में है। ये बाला किला भी कई बार जो है वह एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो ये ऐसे प्रश्न है जो कि राजस्थान कल्चर के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये आपके पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग आता है। अगला विभाग आपके आता है देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग मुख्य रूप से धार्मिक जो स्थल है उनके लिए काम करने वाला जो है वो विभाग आता है। इसके द्वारा राजस्थान के अंदर कई सारी योजनाएं चलाई गई है, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं आती है। सबसे पहली जो योजना आती है वो आती है आपके वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। यानी कि राजस्थान सरकार जो है वह इस योजना के तहत जो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक किसको कहते हैं, जो 60 साल से ऊपर वाले हैं, उनको क्या करवाएगी, तीर्थ यात्रा करवाएगी। उसके लिए ये योजना लाई गई है। इंपोर्टेंट योजना है, इसके ऊपर जो है वह आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। अगर करना चाहो तो 15 शब्दों के अंदर जो है वह आंसर लिख सकते हो कि राजस्थान के अंदर जो है वह वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो है वह क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य तो क्या है, उद्देश्य तो यही है कि जो भी राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक है, जो वरिष्ठ जन है, उनको देश के विभिन्न जो स्थान जो कि धार्मिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर उनको घुमाया जाएगा सरकार के खर्चे के ऊपर। इसको जो है वह बेसिकली 2 हिस्सों के अंदर शुरू किया जाता है इस योजना को। जब इसको 2013 के अंदर शुरू किया जाता है, तब तो इसको जो है वह रेल के माध्यम से जो है वह लेकर जाते हैं, यानी कि ट्रेन से जो है वह सरकार घुमाती है। लेकिन 2016 के अंदर इसमें ट्रेन के साथ साथ में जो है वह हवाई मार्ग जो है उसको भी शुरू कर दिया गया था। तो 2 तारीखें याद रखनी है आपको। 2013 में तो रेल के हिसाब से शुरू की थी, 2016 में रेल के साथ साथ में जो हवाई मार्ग है उसको भी इसमें प्रयोग में लिया गया था। एक इसके लिए योजना अगला आता है। देखिए, उद्देश्य हो गया, शुरू हो गया, और पात्रता। पात्रता की बात करते हैं तो योजना जो है यह बेसिकली इसकी पात्रता क्या है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना है। वरिष्ठ नागरिक किसको कहते हैं, जिनकी आयु क्या हो, 60 वर्ष से अधिक हो। यानी कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले ही लोग इसमें क्या होते हैं, आपके शामिल होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इसमें फैक्चुअल चीज आती है कि इस योजना के तहत 60 वर्ष से भले ही अधिक हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भिक्षावृत्ति के कार्य से जो है वह अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसको इस योजना का जो है वह फायदा नहीं मिलेगा। किससे अगर ये जीवन यापन कर रहा है, अगर भिक्षावृत्ति से जीवन यापन कर रहा है, तो उसको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, भिक्षावृत्ति वालों को इसमें फायदा नहीं मिलता है।
एक इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वह वरिष्ठ नागरिक जो आपके तीर्थ यात्रा योजना है उसके अंदर हवाई जहाज से अभी केवल एक ही जगह पर भेजा जा रहा है और वह जगह है आपके पशुपतिनाथ जो कि नेपाल के अंदर स्थित है। तो ये प्रश्न आपको वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वह वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत हवाई मार्ग या फिर आपके हवाई जहाज के माध्यम से कहाँ की यात्रा करवाई जाती है, तो वह आपके नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ की यात्रा करवाई जाती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। अगली योजना आती है आपके मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कलश योजना जो है यह बेसिकली कोरोना काल की योजना है। आप सभी को पता होना चाहिए जब कोरोना के अंदर लॉकडाउन लगा था तो सारे के सारे राज्यों की जो आपकी सीमा थी वो एक प्रकार से बंद हो गई थी और लोगों को जो है वह बाहर या फिर अंदर आने की जो है वो किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं थी। उस समय चूंकि हिंदू धर्म के अंदर जो है वह हरिद्वार का बहुत बड़ा स्थान माना जाता है और वहां पर गंगा नदी जो है उसका प्रवाह होता है और वहां पर अंतिम संस्कार के बाद में जो अस्थियां होती है उनको गंगा नदी के अंदर जो है वो बहाया जाता है। तो राजस्थान के अंदर जो है वह राजस्थान सरकार के द्वारा आरटीडीसी राजस्थान स्टेट आरएसआरटीसी राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो कि राजस्थान के अंदर रोडवेज बसें चलाता है, उन रोडवेज बसों के माध्यम से जो है वह राजस्थान सरकार ने क्या कहा कि ऐसे लोग जिनके घरों के अंदर क्या हो गई है, डेथ हो गई है कोरोना की वजह से या फिर कैसे भी, उनकी जो अस्थियां हैं उन अस्थियों को हम गंगा जी तक पहुंचाने के लिए आरएसआरटीसी की जो रोडवेज बसें हैं उनके माध्यम से जो है वह उनको फ्री में जो है वह हरिद्वार हम पहुंचाएंगे। और उस योजना को नाम दिया गया था मोक्ष कलश योजना। तो मोक्ष मिलेगा उन लोगों को, इसके लिए जो उनके कलश थे उनको वहां पर भेजा जाएगा। तो फ्री में भेज रहे थे, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 2 लोगों को जो है वह फ्री में भेजने का प्रावधान रखा गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 सदस्य जो है वह इसमें भेजनेंगे, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा इसमें जो कार्यकारी एजेंसी यानी कि किसके द्वारा जो है वह ये काम किया जाएगा, तो राजस्थान के अंदर जो रोडवेज बसें चलती है आरएसआरटीसी की, उनके द्वारा ये कार्य किया जाएगा। तो मोक्ष कलश योजना वैसे तो पुरानी हो गई है अब, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना है। 2 सदस्यों को लेके जाएंगे, निःशुल्क लेके जाएंगे, आरएसआरटीसी की बसों में लेके जाएंगे। यहाँ पर कुछ आपको आंकड़े भी दिए गए हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया जाता है कि 2023-24 में जो है वह लगभग 63,000 के आसपास यात्रियों को 2023-24 तक इसमें यात्रा करवाई गई है। अगली एक और योजना आती है आपके सिंधु दर्शन योजना। ये आपके जो है वह इंपॉर्टेंट योजना है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है। सिंधु दर्शन योजना बेसिकली राजस्थान के जो भी लोग हैं उनको सिंधु दर्शन बेसिकली एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी, जो कि आपके भारत के उत्तर के अंदर लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए प्रवाहित होती है। और वहां पर एक स्थान है लद्दाख के अंदर स्थित है जिसका नाम है सिंधु दर्शन के नाम से। और उस सिंधु दर्शन के अंदर जो है वह राजस्थान के लोगों को वहां पर घुमाने के लिए या फिर राजस्थान की सरकार जो है वह उस सिंधु दर्शन जो स्मारक है या फिर जो स्थल है उसका क्या करवाने वाली है, आपके एक प्रकार से यात्रा करवाने वाली है। तो यह क्षेत्र कहां पर स्थित है, आपके लद्दाख के अंदर स्थित है। क्षेत्र का नाम क्या है, आपके सिंधु दर्शन तीर्थ स्थल। और इस सिंधु दर्शन तीर्थ स्थल के अंदर जो है वह राजस्थान सरकार घुमा के लाएगी। और इसके लिए सरकार ने जो है वह प्रावधान किया है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके जो भी खर्चा आएगा सिंधु दर्शन योजना के अंदर, आपके जो भी खर्च आएगा उस खर्च का जो है वह सरकार के द्वारा 2 चीजें दी जाएगी। या तो आपको 50% दिया जाएगा आपके खर्च का, और वह मैक्सिमम जो है वह 10,000 हो सकता है। यानी कि सरकार के द्वारा जो है आप मान लीजिए कि अगर सिंधु दर्शन जाना चाहते हैं तो आप सिंधु दर्शन कर लीजिए वहां पर जाके लद्दाख में। आपके अगर खर्च 20,000 रुपये आया है तो सरकार आपको 50% 10,000 दे देगी। अगर आपके खर्च 30,000 आया है तो फिर उसका 50% तो 15,000 हो रहा है, लेकिन सरकार ने मैक्सिमम की जो लिमिट है वो 10,000 फिक्स कर रखी है। यानी कि 10,000 या फिर आपको 50% जो है वह इसके अंदर क्या मिल जाएगा, सरकार के द्वारा प्रोत्साहन या फिर सहयोग राशि मिल जाएगी। ये आपकी कुछ योजनाएं जो है वह आपके पर्यटन से संबंधित आती है। तो यहाँ तक जो है वह आपके पर्यटन का टॉपिक जो है वह आ रहा है, यानी कि अपन ने बात करी थी ये पर्यटन का यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो है वो पर्यटन से जुड़ी हुई चीज आ रही है। अब अपन आगे चलेंगे और आगे आपके आ रहा है वित्तीय सेवाएं। अपन ने देखा था कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई थी वो किसमें हुई थी, आपके वित्तीय सेवाओं के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली थी इस बार, या फिर 2011 से भी तुलना करें तब भी। और वित्तीय सेवाओं का मतलब हो गया इसमें सबसे बड़ी चीज आती है आपके बैंकिंग। बैंकिंग की अगर अपन बात करें तो बैंकिंग के अंदर जो है वह राजस्थान के अंदर निरंतर रूप से जो है वह वृद्धि हो रही है। और उसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको तुलनात्मक अध्ययन भी दिया गया है।
जैसे अगर आप देखेंगे बैंकिंग के अंदर जो आपके जमा में वृद्धि है, यानी कि लोगों के द्वारा बैंकों में ले जाकर जो पैसे जमा करवाए जा रहे थे, उस जमा के अंदर भारत के अंदर ये वृद्धि 13% की रही है, जबकि राजस्थान में भी ये वृद्धि जो है वह लगभग कितनी रही है, 12.88% की रही है। यानी कि 2022-23 में अगर राजस्थान के बैंकों में 100 रुपए जा रहे थे, तो 2023-24 के अंदर जो है ये पैसे बढ़कर और 112 रुपए के आसपास हो गए, यानी कि 12% की जो है वह वृद्धि हुई थी जमा के अंदर। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो साख जमा अनुपात, यानी कि ऋण कितना दिया है और अपने बैंकों के पास में पैसे कितने हैं, उस हिसाब से भारत के अंदर तो 79% जो है वह ये रेशो आता है, जबकि राजस्थान के अंदर ये 86% आता है। फिर अगला आता है आपके ऋण वितरण। ऋण वितरण के अंदर भी जो है वो वृद्धि हुई है। जैसे कि भारत के अंदर अगर पहले बैंक 100 रुपए का अगर ऋण दे रहे थे, तो अब जो है वह इस वित्त वर्ष के अंदर जो है वह वृद्धि होकर 18% की वृद्धि हुई है, यानी कि 118 रुपए तक जो है वो ऋण दे रहे हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी ये ऋण में जो वृद्धि है, यह पहले मान लीजिए अगर 100 रुपए का ऋण दे रही थी राजस्थान के अंदर जितनी भी बैंक हैं, तो वह इस वित्त वर्ष के अंदर 119 रुपए देने लग गई, यानी कि 19.91% की क्या हो रही है, इसमें आपके वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा दो और खास प्रश्न आते हैं जो आपको मेरे हिसाब से याद रखने चाहिए, जो आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपको दो प्रश्न जो है वह इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखने हैं कि भाई राजस्थान के अंदर जो है वह आपको दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के अंदर अगर एक बैंक शाखा है, मान लीजिए कि ये यहाँ पर कोई बैंक शाखा है, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई की अगर बैंक शाखा है, तो यह एसबीआई की बैंक शाखा और इसके अलावा आगे कोई भी दूसरी भी बैंक शाखा आएगी, इन दोनों के बीच में जो है वह मैक्सिमम जो है वह एक प्रकार से अगर एरिया की बात करें तो 40 किलोमीटर के आसपास ये एरिया निकल कर आ रहा है। यानी कि राजस्थान की अगर अपन बात करें कि राजस्थान के अंदर जो बैंक शाखाएं हैं, वह बैंक शाखाएं मैक्सिमम 40 आपके वर्ग किलोमीटर के आसपास मिल जाती है। यानी कि राजस्थान में एक जो आपके बैंक शाखा है वह औसतन लगभग 40 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है उसको कवर करती है, और उस 40 किलोमीटर के आसपास के जो एरिया के लोग हैं उसमें लगभग 9,694 लोग आते हैं। यानी कि एक बैंक शाखा अगर राजस्थान में है तो वह बैंक शाखा एक तो 40 किलोमीटर के आसपास के एरिया को कवर करती है और दूसरा लगभग 9,694 लोगों को कवर करती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान को जो है वह अगस्त 2023 के अंदर पूर्ण रूप से डिजिटल जो है वह घोषित कर दिया गया है। यानी कि राजस्थान के सभी जिलों को 100% डिजिटलीकरण के लिए अगस्त 2023 के अंदर चुन लिया गया है। अब राजस्थान 100% डिजिटल हो चुका है, सभी के सभी जिले। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर लगभग 80,000 के आसपास जो है वह ई मित्र जो है वह चलाए जा रहे हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे भी अपन ई मित्र के ऊपर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो है वो कुछ बैंक शाखाएं दी गई है। ये यहाँ पर जो लिखा गया है यह आपके भारत की बैंक शाखाएं हैं, और अपन यहाँ पर जो है वह इसके साथ साथ में राजस्थान वाली जो बैंक शाखाएं हैं उनका भी आप ध्यान रख सकते हो। उसमें आपको विशेष रूप से जो है वह आपको विदेशी बैंक ध्यान रखनी है कि राजस्थान के अंदर जो विदेशी बैंक है वो 7 है, जबकि भारत के अंदर 780 के आसपास जो है वो विदेशी बैंक आ रहे हैं। में से जो प्रश्न है वो केवल विदेशी बैंक का ही आपको पूछा जा सकता है, बाकी संभावना कम है, पूछते भी नहीं है। जैसे भारत के अंदर जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी होते हैं वो लगभग 22,140 के आसपास है। राजस्थान के अंदर जो है यह 1500 के आसपास जो है वो देखने को मिलती है। भारत के अंदर विदेशी बैंक जो है उनकी शाखाएं लगभग 780 है, जबकि राजस्थान में 7 ही है। पेमेंट बैंक जो है यह 72 के आसपास है आपके भारत के अंदर, जबकि राजस्थान में जो है ये केवल 3 ही है। ठीक है ना। और लघु वित्त बैंक जो है यह लगभग भारत के अंदर 7,000 के आसपास है, जो कि आपका राजस्थान के अंदर भी जो है वह काफी कम देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ से जो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो विदेशी बैंक शाखाओं का पूछा जा सकता है, जो कि राजस्थान के अंदर 7 है, वो आपको इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अगली योजना आती है। अब देखिए यहाँ से बैंकिंग सेक्टर शुरू हो रहा है, तो वित्तीय सेवाओं में बेसिकली आपका बैंकिंग ही है। तो यहाँ तक तो बैंकिंग के जो डेटा वगैरह थे वो आ गए। अब यहाँ से जो है वो बैंकिंग से जुड़ी हुई योजनाएं आएगी सारी की सारी, जो भी आपके बैंकिंग से आपके रिलेटेड आती है। स्टैंड अप इंडिया योजना, अगली योजना कौन सी आती है, स्टैंड अप इंडिया। बेसिकली योजना क्या है, योजना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। 5 अप्रैल 2016 के दिन इसको शुरू किया गया था। योजना जो है यह बेसिकली ऐसी योजना है जिसके अंदर बैंकों के द्वारा जो है वह ऋण दिया जाएगा। किस चीज के लिए, नए
उद्योगों की स्थापना के लिए। तो स्टैंड अप का मतलब हो गया खड़ा करने के लिए, यानी कि लोगों को जो है वह खुद के पैरों पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद का उनका जो है वह कोई ना कोई जो है वह उद्योग हो या फिर कोई ना कोई उनका स्टार्टअप हो, उसके लिए जो है वह ये योजना लाई गई थी। इस योजना के लिए जो है वह बेसिकली 3 ही लोगों को जो है वह शामिल किया जाता है। 3 लोगों के अंदर कौन कौन आते हैं? SC ST और आपके महिला उद्यमी, यानी कि या तो आपके SC के या फिर आपके ST के और या फिर आपके महिला उद्यमी, इन 3 ही लोगों को जो है वह उनके उद्योगों के लिए जो है वह सरकार के द्वारा इन बैंकों के द्वारा जो है वो ऋण दिया जाएगा। ऋण किस काम के लिए दिया जाएगा? तो वो इसमें लिखा हुआ ही है कि आपको गैर कृषि जो है उनके लिए मिलेगा, यानी कि गैर कृषि क्षेत्र के लिए आपको ऋण मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऋण लेकर और ट्रैक्टर चलाकर फिर आप कमाई कर रहे हो, तो वो इसमें अलाउ नहीं है। यानी कि गैर कृषि यानी कि कृषि से इतर होना चाहिए, उसके लिए आपको ऋण मिलेगा। ऋण कितना मिलता है इसके अंदर और कितनी अवधि मिलती है, तो ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि स्टैंड अप इंडिया के अंदर जो है वह 7 वर्ष के लिए ऋण मिलता है और ऋण का जो अमाउंट है वह 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। स्टैंड अप इंडिया में 5 अप्रैल 2016 के दिन शुरू की गई थी। SC ST और महिला उद्यमियों के लिए आती है। गैर कृषि क्षेत्र के लिए ऋण मिलता है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण मिलता है और 7 वर्ष के लिए यह ऋण दिया जाता है। यह आपके आती है पहली योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना। ठीक है, लघु उद्योग विकास बैंक जो है इसके द्वारा प्रचार प्रसार के लिए स्टैंड अप मित्र पोर्टल जो है वो भी लॉन्च किया गया है। तो वो इसी योजना से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है, स्टैंड अप मित्र के नाम से ये पोर्टल जो है वह लॉन्च किया गया था लघु आपके उद्योग विकास बैंक के द्वारा। अगली योजना आती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। PM जन धन योजना जो है यह आपके 28 अगस्त 2014 के दिन शुरू की गई थी, यानी कि जब मोदी जी आए थे तब उन्होंने इस योजना को शुरू किया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों के बैंक खाते खोले जाए कैसे भी कैसे, क्योंकि अगर व्यक्ति का बैंक का खाता खुला हुआ रहेगा तब ही वो पैसों को बैंक के अंदर डालेगा, अन्यथा वो अपने पास में ही पैसे रखेगा। और जब तक बैंक के थ्रू जो है वह पैसों का सर्कुलेशन नहीं होगा तब तक जो है वह इकोनॉमी के अंदर जो है वह बूस्ट नहीं आ पाएगा, या फिर अपन कह सकते हैं कि सरकार के पास में रियल में डाटा भी नहीं आ पाएगा कि कितने लोगों के पास में कितना पैसा है। तो मेन जो उद्देश्य था PM जन धन का वो था लोगों के बैंकों के अकाउंट खोलना, बैंक खाता खोलना, जिसकी वजह से वित्तीय समावेशन बढ़े। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि बैंकों के पास में जो है वो जनता का पैसा आए कैसे कैसे और वो जो है वो ट्रांजैक्शन बढ़ जाए, उसी को ही वित्तीय समावेशन आप कह सकते हो। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, यानी कि कैसे ही कैसे करके जो आपके वित्तीय समावेशन है यानी कि पैसों का जो ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ाना, इसमें मुख्य लक्ष्य रखा गया था। तो लोग क्यों खोलेंगे खाते आके, उनको क्या मिलने वाला है? तो इस PM जन धन योजना में केवल एक ही चीज थी जिसकी वजह से खाते धनाधन खुले थे, और उसमें था कि खाता जो है वह आपका बैंक अकाउंट जो है वह फ्री के अंदर खुल रहा था। तो फ्री में बैंक अकाउंट खुल रहे थे, इसलिए लोगों ने भर भर के इसमें खाते खुलवाए थे। और यही कारण था कि 31 मार्च 2024 तक PM जन धन के तहत जो है वह राजस्थान के अंदर लगभग जो है वह 3.54 करोड़ खाते खोले गए थे। 68548 2011 के हिसाब से राजस्थान की जनसंख्या है, और 2024 के अंदर 31 मार्च 2024 तक राजस्थान के अंदर PM जन धन के जो अकाउंट है वह 3.54 करोड़ यानी कि 3.5 करोड़ के आसपास खोल दिए गए थे। और साथ साथ में एक और आंकड़ा दिया गया है, राजस्थान के 91.13% ऐसे खाते हैं जिनको आधार कार्ड से भी जोड़ दिया गया है या फिर आधार कार्ड से भी लिंक कर दिया गया है। तो PM जन धन योजना वापस देख लीजिए, 28 अगस्त 2014 की योजना है। मुख्य उद्देश्य इसका जो है वह क्या था? आपके लोगों के जो है वह बैंक अकाउंट फ्री में खोलना और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। अगली योजना आती है आपके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? आपके बीमा होता है। तो योजना शुरू कब होती है? ये योजना आपके 9 मई 2015 के दिन शुरू होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री के नाम से इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। और जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि यह बेसिकली एक बीमा योजना है जो कि किसके लिए है? जीवन बीमा के रूप में जो है वह लोगों का किया जाएगा इसके अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दुर्घटना के अंदर आर्थिक सहायता, यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की जो है वह दुर्घटना अगर हो जाती है, उसकी वजह से उसके अगर शारीरिक रूप से अगर कोई क्षति होती है, तो सरकार के द्वारा इस योजना के तहत जो है वह बीमा जो है वह दिया जाता है। लगभग 85 लाख लोगों का जो है वह इस योजना के तहत बीमा जो है वह कर दिया गया है। अगली योजना जो है वह बैंकिंग सेक्टर की आती है, आपके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी एक प्रकार की क्या है? बीमा योजना है, यानी कि इसमें भी जो है वह आपके जीवन बीमा होता है। योजना कब शुरू की गई थी? 8 मई 2015 को। 8 मई 2015 के दिन जो है वह योजना आपके कौन सी की जाती है शुरू? आपके जीवन आपके बीमा सुरक्षा योजना जो है वह शुरू हो रही है।
इस योजना के अंदर भी देखिए 31 मार्च 2024 तक का अपने को आंकड़ा दिया हुआ है, जिसमें लगभग 212 लाख यानी कि लगभग 2 करोड़ लोगों का जो है वह इसमें बीमा किया गया है। ये आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए हैं। अपने जो एग्जाम में जो है वह प्रश्न वो इन डेट का ही पूछा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं उनकी डेट विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगली योजना आती है अटल पेंशन योजना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ये योजना है। ये आपकी पेंशन योजना है। मई 2015 के अंदर ये योजना शुरू की गई थी। ये योजना ऐसी है कि आप प्राइवेट जॉब करके और गवर्नमेंट जॉब की फीलिंग ले सकते हो। इस योजना का क्या इसमें देखिए खास चीज क्या है, इसमें योग्यता ये है कि आपकी उम्र जो है वह 18 से लेकर 40 वर्ष हो सकती है। यानी कि 18 से लेकर और 40 वर्ष, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष, उन लोगों के लिए जो है यह योजना आती है। आप जैसे ही 18 साल के हो जाते हो उसके बाद में आपको एक प्रीमियम राशि जमा करवानी पड़ेगी। अब वो आप अपनी क्षमता के अनुसार करवा सकते हो। वो प्रीमियम राशि आप 18 वर्ष से लेकर और 60 वर्ष तक करवाओगे। अब हो सकता है कि आप 19 साल में शुरू कर रहे हो, 25 में कर रहे हो, 30 में कर रहे हो सकता है कि आप 40 वर्ष में भी शुरू कर रहे हो। मान लीजिए जैसे आप 40 के हो गए, फिर आप 40 से लेकर 60 वर्ष तक आप पैसे जमा करवाइए। एक प्रीमियम राशि आपकी जमा होगी और जैसे ही आप 60 साल के हो जाओगे उसके बाद में आपको क्या शुरू हो जाएगी, पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को होती है। ये पेंशन राशि कितनी होगी, ये पेंशन राशि 1000 से लेकर 5000 रुपए तक हो सकती है। अब आपने कितने रुपए जमा करवाए हैं उस हिसाब से ही आपको पैसे मिलेंगे। मान लीजिए कि आपने फॉर एग्जांपल 18 साल के होते हैं और 60 साल तक जो है वह आपने हर महीने 2-2 हजार रुपए जमा करवाए हैं, तो उसका ब्याज वो जोड़ जुड़ा कर आपको हो सकता है कि 5000 रुपए हर महीने मिल जाए जैसे आप 60 साल के हो जाए। तो ये पेंशन स्कीम है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2024 तक राजस्थान के लगभग 32 लाख लोग जो है वह इसके अंदर एक प्रकार से आवेदन कर चुके हैं, तो उनको इसका फायदा मिल रहा है। तो अटल पेंशन योजना के अंदर 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। मई 2015 की योजना है। 18 से 40 वर्ष तक जो है वह इसको भर सकते हैं और 1 से लेकर 5000 रुपए तक इसमें मिलते हैं। बाकी ये आंकड़ा अपने काम का नहीं है। अगली योजना आती है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। इसका आपने नाम सुना होगा। डीबीटी जो है यह प्रश्न भी आपके कई बार एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा जाता है कि डीबीटी की फुल फॉर्म क्या है। डीबीटी को आप एक लाइन के अंदर समझ लीजिए। आपने अगर कभी भी अगर गैस की टंकी लेकर आए हो अपने घर के लिए, वैसे लाते तो नहीं हो लेकिन फिर भी मान लो माता जी ने कहा है कि गैस की टंकी लानी है, तो आप पैसे लेकर जाते हो फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये। 1000 रुपये आप लेकर जा रहे हो और आप उस समय जब भी आपके गैस का कनेक्शन है उसको कितने रुपए दे रहे हो, 1000 रुपये दे रहे हो। 1000 रुपये में आप गैस की टंकी लेकर आ गए घर पर। लेकिन पिछले जब आप गैस की टंकी लेकर आए हो, उस गैस की टंकी लाने के 1 महीने के बाद में अब वो गैस की टंकी किसके नाम है, जिसके वो नाम रहेगी, जिसका जो आधार कार्ड है वो जिस बैंक अकाउंट से लिंक होगा, अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर उस जो आपने 1000 रुपये दिए हैं उसमें से हो सकता है कि अभी वर्तमान समय में लगभग 700 रुपए के आसपास आपको वापस मिल जाते हैं। यानी कि ये 700 रुपए जो है वो वापस कहां पर आ जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। अब ये 700 रुपए का वापस बैंक अकाउंट में आना, यही क्या कहलाता है, डीबीटी कहलाता है। तो आपके गैस की टंकी कितने रुपए की पड़ गई, 300 रुपए की। आपने उस समय तो कितने दिए थे, 1000 रुपए दिए थे, लेकिन 700 रुपए आपके वापिस आ गए, तो आपके लिए गैस की टंकी कितने में पड़ी, 300 में पड़ी। तो सरकार ने जो भी बेनिफिट दिया, रियल में गैस की टंकी 1000 रुपए की, आप 300 रुपए की मत सोचो, वो 700 रुपए तो सरकार दे रही है आपकी तरफ से। तो आपने 1000 रुपए दिए, रियल में गैस की टंकी के दाम जो है वो 1000 रुपए ही है, लेकिन 700 रुपए सरकार की तरफ से आपको वापिस मिल रहे हैं और उसको बोला जाता है बेनिफिट ट्रांसफर। आपका लाभ जो है वो आपको ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन कैसे किया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक दुकान बना दी और आप यहाँ पर जाकर जो है वो 700 रुपए जाकर वापस ले लो, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा घपले होते थे। इस वजह से मोदी जी जब आए थे उन्होंने इस चीज को खत्म किया, बोले कि डीबीटी लेकर आओ, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट जो है वह उपभोक्ता को मिलना चाहिए, जो भी देश का नागरिक है उसको मिलना चाहिए, बिचौलिए नहीं होने चाहिए। यही खेल था कि जो पहले उचित मूल्य की दुकान हुआ करती थी जहां से राशन मिलता था, वो बहुत ज्यादा पैसे जो है वो कमा रहे थे, बहुत ज्यादा जो है वह उसके अंदर घपले करते थे। लेकिन बाद में क्या कर दिया, डीबीटी आ गया। आपको गेहूं के जो है वह 10 रुपए के हिसाब से जो है वह पहले वहां पर पैसे जमा करवाने हैं और बाकी जो है वो 9 रुपए वापिस सरकार घुमाकर आपके बैंक अकाउंट में डाल देगी। यानी कि आपके लिए गेहूं 1 रुपए का ही पड़ता है। लेकिन पहले क्या था कि पहले सरकार को आप जो है वो उस दुकान के ऊपर 10 रुपए देते थे और पैसे जो है वो घूमकर उन दुकान वालों के पास में ही आते थे। ऐसी कंडीशन में वो राशन कार्ड जो है वह फर्जी राशन कार्ड लगाकर और बीच के पैसे निकाल लेते थे। तो इस चीज से बचने के लिए सरकार ने यह कहा कि जो भी बेनिफिट है वो डायरेक्टली किसको मिलना चाहिए, जो उसका रियल के अंदर हकदार है। इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या फिर डीबीटी जो है वो लाया गया था। डीबीटी जो है वह मुख्य रूप से प्रभावी कब हुआ था, तो यह होता है आपके 5 अक्टूबर 2021 के दिन जो है वह डीबीटी प्रभावी होता है।
और राजस्थान के अंदर डीबीटी के लिए डीबीटी सलाहकार बोर्ड जो है यह बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन रहता है, तो डीबीटी सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष जो है वह आपके मुख्य सचिव जो है यह डीबीटी सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष भी रहता है। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसका नाम है डीबीटी भारत मिशन पोर्टल। ये पोर्टल भी आप ध्यान रख सकते हो, डीबीटी भारत मिशन के नाम से पोर्टल बनाया गया है। वर्तमान में राजस्थान की लगभग 101 राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और वो आपके क्या मिल रही है, डीबीटी के माध्यम से जो है वह चलाई जा रही है, जिनके अंदर आपको पैसे वगैरह मिलते हैं। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक जो है, जो कि आपके आरएस के अंदर भी लिखा हुआ है, राजस्थान के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ पर अपन बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में जो भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मुख्य रूप से इसके अंदर अपन देखेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से नवाचार किए गए हैं प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर, जहां से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है आपके जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपके डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए यहां से जो है वह आप एक 15 शब्दों का आंसर राइटिंग कर लीजिए। जन सूचना पोर्टल क्या है? जन का मतलब है जनता के लिए, सूचना का मतलब है सूचना उपलब्ध करवाने वाला एक पोर्टल। यानी कि 2005 के अंदर एक अधिनियम लाया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसको अपन बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई बोलते हैं। और 2005 का था, इसलिए इसको बोलते हैं आरटीआई 2005। और इसकी एक धारा है इस एक्ट की, जो कहलाती है धारा 4(2). तो आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4(2) के तहत जो है वह राजस्थान सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका नाम था जन सूचना पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से राजस्थान सरकार ने क्या कहा कि हम राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की, कितने विभाग की वो भी अभी देख लेना, विभिन्न विभागों की जो भी सूचनाएं हैं वो हम उपलब्ध करवाएंगे, कहां पर, इस जन सूचना पोर्टल के ऊपर। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं थी उन योजनाओं का जो है वह जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करवाना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि भाई लोगों को पता चलेगा कि रियलिटी में काम क्या हो रहा है हमारे क्षेत्र के अंदर, या फिर उस योजना का लाभ जो है वो किसको क्या मिल रहा है। तो इसमें जो है वह योजना की जानकारी दी जाएगी, सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय जो है वह तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्तमान में कितनी जानकारी दी जा रही है, 117 विभाग की लगभग 344 जो योजनाएं हैं इनका जो है वह इसमें जानकारी दी जा रही है। ये आपके वनडे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है। 117 विभाग की 344 योजनाएं। देखिए, जन सूचना पोर्टल क्या है। जन सूचना पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है, आप सीधा गूगल पर जाकर जन सूचना पोर्टल डालिए, जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो 117 विभाग की डिटेल आएगी। में एक विभाग आता है पंचायती राज। आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं, बाकी 117 में मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। जैसे आपने चुना पंचायती राज, पंचायती राज विभाग के अंदर आप जो है वह जिला परिषद, पंचायत समिति या फिर आपके ग्राम पंचायत, किसी भी चीज की जो है वो डिटेल ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई अपनी ग्राम पंचायत के अंदर मनरेगा के तहत कितने कार्य किए गए थे इस वित्त वर्ष के अंदर, आप जब से जन सूचना पोर्टल लॉन्च हुआ तब से आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हो। आप चाहते हो कि आपके इस सरपंच के कार्यकाल के अंदर कितने रुपए जो है वो हमारी ग्राम पंचायत के अंदर आए, किस किस काम के लिए आए, आप डायरेक्ट जाकर जन सूचना पोर्टल के ऊपर ये सूचना ले सकते हो। तो आपको सभी प्रकार की सूचनाएं जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। इसमें बिंदु भी आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, 729 है, 7 और 2 कितने होते हैं, 9, 7 2 9 के नाम से आप याद रख लीजिए, 117 और 344। अगला आता है वीआईडी आधार। वी का मतलब होता है वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, यानी कि जिसकी हार्ड कॉपी ना निकले। तो वर्चुअल आईडी यानी कि वीआईडी जो आधार है, ये बेसिकली आपको जो है वह भारत सरकार के द्वारा जो है वह 12 अंकों की जो है वो वीआईडी उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी कि एक वर्चुअल आईडी उपलब्ध करवाई जा रही है, जो कि कितने अंकों की होने वाली है, 12 अंकों की होने वाली है। राजस्थान के अंदर लगभग 8 करोड़ के आसपास जो है वह आधार कार्ड जारी किए गए हैं वर्चुअली, जिनको अपन वीआईडी कह सकते हैं। ठीक है। अगला आता है राजस्थान संपर्क। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार सीटी के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था राजस्थान संपर्क से। राजस्थान संपर्क क्या है? राजस्थान संपर्क भी एक प्रकार का पोर्टल भी है और एक हेल्पलाइन नंबर भी इसके लिए जारी किए गए थे। राजस्थान सरकार के द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए, भाई लोगों की शिकायत कौन सुनेगा, तो सुनने वाला तो कोई नहीं था, तो आपके एक जो है वह पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था राजस्थान संपर्क पोर्टल। इस पोर्टल के तहत दो चीजें आती है, एक तो इसके अंदर जो है वह पोर्टल लॉन्च किया गया था, और एक इसके अंदर 181 जो है वो मोबाइल नंबर लॉन्च किए गए थे। तो ये दो चीजें जो है वह इसमें लॉन्च की गई थी। भाई जो लोग पढ़े लिखे हैं वो डायरेक्ट क्या करो, अपने मोबाइल के ऊपर पोर्टल खोलो, जिसका नाम क्या होगा, राजस्थान संपर्क। आप अपनी जो भी शिकायत है, चाहे कोई जानकारी चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए आपको राजस्थान सरकार के रिगार्डिंग, आप क्या डालना है, उस पोर्टल के अंदर अपनी डिटेल डाल दो।
मान लो आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अनपढ़ हो, तो आप क्या करो, 181 अपने मोबाइल से डायल करो। 181 डायल करोगे तो राजस्थान संपर्क जो आपके जयपुर के अंदर इसका सेंटर है, वहां पर जो आपके एक प्रकार से जो कॉलर की जो टीम है वो वहां पर आपसे क्या करेगी, बात करेगी, और वहां पर आपकी शिकायत वो दर्ज करेगी, वो खुद उसको पोर्टल को खोलकर और आपकी शिकायत लिख देगी। तो 181 के ऊपर आप फोन करके लिखवा सकते हो, और पोर्टल खोलकर आप खुद भी डायरेक्ट जो है वह उसमें डाल सकते हो। तो राजस्थान संपर्क क्या है, राजस्थान संपर्क बेसिकली एक केंद्रीयकृत शिकायत निवारण मंच है, जहां पर लोगों की शिकायतों को जो है वह सुना जाएगा और उसको जो है वह समाप्त किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है वह एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, जिसको अपन राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर भी बोल सकते हैं, वो कितने जारी किए गए हैं, 181 जो है वह जारी किया गया है। अगली योजना आती है फाइबर टू होम सर्विस। फाइबर टू होम क्या है, तो फाइबर टू होम बेसिकली राजस्थान जो सरकार है उसने एक कंपनी आती है जिसका नाम है बीएसएनएल। उस बीएसएनएल के साथ में जो है वह एक समझौता किया था राजस्थान सरकार ने, और राजस्थान सरकार ने ये कहा कि हम इस बीएसएनएल के माध्यम से क्या करेंगे, राजस्थान की जो भी ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायत के अंदर हम 5 FTTH के कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे इंटरनेट के, और उस इंटरनेट के कनेक्शन से ग्राम पंचायत के अंदर इंटरनेट आएगा, और फिर हम ग्राम पंचायत मुख्यालय से उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो भी आपके सरकारी कार्यालय है, जो भी सरकारी आपके स्कूलें हैं, जो भी आपके सरकारी कॉलेज है, जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, उन सभी जगह पर हम क्या करवाएंगे, इंटरनेट की उपलब्धता करवाएंगे। तो फाइबर टू होम सर्विस बीएसएनएल जो है उसके साथ में समझौता करके राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर 5 FTTH के इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना शुरू की थी। अगला आता है आपके GWMS। GWMS जो है यह बेसिकली पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है इसके द्वारा एक मॉडल चलाया गया था, और यह मॉडल जो है यह बेसिकली जो भी आपके कार्य किए जा रहे हैं पीडब्ल्यूडी के लिए, सिविल जो आपके एरिया है उनके लिए, उनकी जो है वह मॉनिटरिंग के लिए और ऑनलाइन जो है वह उनकी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए एक मॉडल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था GWMS। अगला आता है राज वीसी। राज वीसी, राज का मतलब तो है राजस्थान, और वीसी का मतलब है आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी राजस्थान के प्रशासनिक पद हैं, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं या फिर आपके एक प्रकार से मीडिएटर हैं, उनके साथ में डायरेक्ट जो है वह संवाद करने के लिए, चूंकि हो सकता है कि ऑफलाइन उपस्थित ना होया जाए, तो जहां पर वो पद स्थापित है वहां से डायरेक्ट उनके साथ में संवाद करने के लिए जो है वह एक ऑनलाइन, जैसे अपन वीडियो कॉल करते हैं वैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी गई थी, जिसको राज वीसी कहा गया था। और इस राज वीसी के तहत जो है वह राजस्थान के संभाग स्तर के ऊपर 8 जो है वह टेली प्रेजेंस के जो है वह रूम बनाए गए थे, साथ साथ में 600 से अधिक जो है वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के स्टूडियो बनाए गए थे, और लगभग 9800 से अधिक जो है वह ई मित्र प्लस की मशीनें जो है वह स्थापित की गई थी। ई मित्र प्लस की जो मशीनें हैं ये आपके जो सरकारी कार्यालय है वहां पर स्थापित कर दी गई। अब इन ई मित्र प्लस से क्या होता है, इस बार जो है वह सीईटी के अंदर प्रश्न पूछा गया था ई मित्र प्लस का। ई मित्र प्लस क्या है, आप सभी लोगों ने ई मित्र तो देखा ही होगा, देखो यहाँ पर ई मित्र लिखा हुआ है, साथ साथ में आप ई मित्र समझ लीजिए पहले, उसके बाद में आप ई मित्र प्लस के ऊपर आइए। देखिए ई मित्र का मतलब क्या है, ई मित्र जो है सरकार के द्वारा एक, जैसे अपनी एसएसओ आईडी होती है, आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तब देखा होगा, तो उस एसएसओ आईडी के अंदर एक व्यक्ति अगर अपना ई मित्र खोलना चाहता है तो उसको ई मित्र कियोस्क के लिए जो है वह एक उसकी एसएसओ आईडी को मैप कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। उसके बाद में वह व्यक्ति अपनी उस आईडी से, उस ई मित्र की आईडी से जो है वह व्यक्ति सरकारी योजनाएं जो है उनके सारे के सारे कार्य, चाहे उसके अंदर आपके कोई फॉर्म भरना हो, चाहे कोई बिल का भुगतान करना हो, विभिन्न कार्य जो है वह व्यक्ति अपनी एसएसओ आईडी से, ई मित्र जो आईडी है उसकी, वहां पर जो है वह सेवाएं उपलब्ध करवाएगा या फिर वो काम कर सकता है। ये तो था ई मित्र। तो ई मित्र के अंदर जो है वह राजस्थान के अंदर लगभग 80,000 ऐसे ई मित्र जो है वह कियोस्क बनाए गए हैं, और राजस्थान के अंदर जो है ई मित्र एट होम, भाई राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिसके अंदर दोनों बड़ी सिटी आती है, जयपुर और जोधपुर। इन दोनों का चयन किया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति जयपुर में या फिर जोधपुर में रह रहा है और उसको ई मित्र की अगर कोई सेवा चाहिए, जैसे मान लीजिए उसने आधार कार्ड बनवाया है, तो ई मित्र एट होम के नाम से जो पोर्टल है वहां पर वो जाकर जयपुर और जोधपुर के अंदर इन सर्विस को घर बैठे ले सकता है। यानी ई मित्र के ऊपर क्या करेगा, डायरेक्ट जो है वह आपके एक प्रकार से जो है वह ई मित्र एट होम के ऊपर जो है वो डालेगा, फिर जयपुर और जो जोधपुर है वहां पर जो भी डिलीवर होगा वो उनके घर पर आकर होगा। ये तो ई मित्र एट होम सर्विस है। ई मित्र आपको समझ में आ गया है, हर एक ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर ई मित्र बने हुए हैं। अगली चीज आती है ई मित्र प्लस क्या है, तो 3 चीज हो गई। ई मित्र एट होम, घर के ऊपर आपको सर्विस मिलेगी केवल जयपुर और जोधपुर पे। दूसरा हो गया ई मित्र। तीसरा आता है ई मित्र प्लस। ई मित्र प्लस जो है वह बेसिकली एक मशीन होती है,
ऐसी एक मशीन होती है, जैसा आपका एटीएम होता है, उस एटीएम की जैसे ही एक मशीन होती है, जिसमें यहाँ पर पूरे के पूरे बटन वटन लगे हुए रहते हैं, यहाँ पर आपके प्रॉपर डिस्प्ले होती है, और यहाँ पर जो है वो इसमें कैमरा भी लगा हुआ रहता है। ऐसे बिल्कुल एटीएम की जैसे जो है वह आपके एक मशीन होती है, इसको बोला जाता है ई मित्र प्लस। अब आप जो काम ई मित्र के ऊपर जाकर कर रहे हो, वो सारे के सारे काम इस ई मित्र प्लस के ऊपर भी कर सकते हो। यानी कि आप यहाँ पर अपनी डिटेल डालोगे और डायरेक्टली जो है वह आपको क्या मिल जाएगा, आधार कार्ड मिल जाएगा, आपको जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा, आपको जो है वह जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा, मूल निवास मिल जाएगा। ऐसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आप ई मित्र के माध्यम से बनवाते हो, वो सारे के सारे आपको कहाँ से मिल जाएंगे, ई मित्र प्लस से मिल जाएंगे। ई मित्र प्लस के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, यानी कि किसी ऑफिस के अंदर ई मित्र प्लस की मशीन लगा दी, तो वहां पर अधिकारी सीधा इसके सामने खड़ा होकर और आराम से बातचीत कर सकता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। आप किसी भी प्रकार के कोई भी भुगतान कर रहे हो, यानी कि मान लीजिए बिजली का बिल भर रहे हो, पानी का बिल भर रहे हो, कोई सा भी अगर आप बिल भर रहे हो, तो वो भुगतान भी कहाँ से हो सकता है, ई मित्र प्लस से भी हो सकता है। तो ई मित्र प्लस में किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप अकेले जाकर एटीएम से काम करवाते हो, वैसे ई मित्र प्लस से कर सकते हो। ई मित्र जो है वह एक व्यक्ति की आईडी होती है, उसके ऊपर काम होता है, जबकि ई मित्र एट होम जो है वह आपके जयपुर और जोधपुर में होम डिलीवरी जैसे अमेजोन वाले करते हैं, वैसे आपके इसमें सर्विस मिलती है। यह आपके आ जाता है ई मित्र प्लस और ई मित्र एट होम। अगला इसमें आता है आपके राजनेट और राजस्वान। यहाँ पर आपके राजस्थान लिखा हुआ होगा, यहाँ पर राजनेट और राजस्थान लिखा हुआ होगा, ये राजस्थान नहीं है, यहाँ पर ये आपके राजस्वान है। ये यहाँ पर क्या है, आपके राजस्वान है। राजनेट व राजस्वान। राजनेट क्या है, राजनेट बेसिकली राजस्थान सरकार के द्वारा इंटरनेट उपलब्ध करवाए जाने का एक प्रोग्राम है, उसको राजनेट कहा जाता है। जबकि राजस्वान क्या है, राजस्वान की फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसको कहा जाता है राजस्वान। राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है राजस्वान। और राजस्वान के माध्यम से क्या किया जाएगा, आपके ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर क्या पहुंचाई जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। जबकि राजनेट क्या है, राजनेट के माध्यम से सरकार के द्वारा फ्री वाईफाई के खंभे खड़े करवाए जाएंगे, यानी कि आपके क्या लगाए जाएंगे, टावर लगाए जाएंगे, हॉटस्पॉट जो है वो लगाए जाएंगे, और उनके माध्यम से जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो फ्री के अंदर क्या ले सकेंगे, इंटरनेट ले सकेंगे। तो दो चीजें आती है, एक आता है राजनेट, एक आता है राजस्वान। तो राजस्वान तो है राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, और राजस्वान के माध्यम से राजस्थान सरकार ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाएगी। जबकि राजनेट जो है ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार का हॉट स्पॉट है। जैसे आप मोबाइल से हॉटस्पॉट देते हो, दूसरे एक दोस्त का नेट खत्म हो जाता है, तब इसी प्रकार से राजस्थान सरकार एक टावर बनाएगी, और उस टावर से जो है वह आपको क्या मिलेगा, फ्री के अंदर वाईफाई मिल जाएगा। तो वाईफाई के जो है वो टावर लगाए जाएंगे, किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसको राजनेट कहा गया है। अब तक जो है वह राजस्थान सरकार के द्वारा लगभग जो है वह 9,447 ग्राम पंचायत के ऊपर क्या लगा दिया गया है, ये राजनेट के फ्री वाईफाई की जो है वह सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। सॉरी, हॉटस्पॉट तो लगाए गए हैं 15,252 जो है वह वाईफाई के हॉटस्पॉट लगाए गए हैं। जबकि राजस्वान के तहत जो है वह 9,447 ग्राम पंचायत के ऊपर राजस्वान के तहत जो है वह इंटरनेट पहुंचाया गया है। अगला आता है राज ई साइन। देखिए, राज का मतलब हर जगह पर राजस्थान ही है, और ई साइन का मतलब क्या है, साइन तो आप जो नॉर्मली सिग्नेचर करते हो वो साइन है, और ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक। जब आप हार्ड कॉपी के ऊपर साइन करते हो तो वो तो सिग्नेचर या फिर साइन कहलाएगा, जब आप सॉफ्ट कॉपी के ऊपर साइन करते हो तो वो कहलाता है ई साइन। तो सॉफ्ट कॉपी पर कैसे होगा कि भाई आपके सामने जो है वो पेज खुला हुआ है, मान लीजिए पीडीएफ खुली हुई है फोन के अंदर या फिर आपके लैपटॉप के अंदर, अब आप उसमें पेन से कैसे साइन करोगे, नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या करोगे, उसका प्रिंट निकालोगे, हार्ड कॉपी में निकाला, फिर साइन किया, फिर उसको स्कैन किया, और फिर उसको क्या करोगे, अपलोड करोगे। तो स्कैन करके आपने अपलोड कर दिया, अब जो हार्ड कॉपी है वो किसी काम की नहीं रही, यानी कि वो कहाँ काम आएगी। तो इस वजह से क्या हुआ, उस पेपर का वेस्ट हुआ, यानी कि वो पेपर खराब हुआ। तो सरकार ने ये कहा कि केवल एक सील साइन के लिए उस पेपर को हार्ड कॉपी में निकाला अपन ने, उस मैटर को, और उसकी वजह से वो हार्ड कॉपी के अंदर वो पेपर वेस्ट गया, यानी कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा जो है वह सिग्नेचर लेकर आए जो कि डायरेक्टली उस डिस्प्ले के अंदर ही लग जाए, तो उसको कहा गया ई साइन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साइन। तो ई साइन का मतलब क्या है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, यानी कि जो भी आपके सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, उन डॉक्यूमेंट के ऊपर डायरेक्ट क्या हो जाए, आपके हस्ताक्षर हो जाए या फिर सिग्नेचर हो जाए, उसको क्या कहते हैं, राज ई साइन कहा जाता है। अब ये RISL के द्वारा जो है
वह कार्य करवाया जाएगा। RISL का मतलब क्या है? राज कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। राजस्थान के अंदर जो है वह जो जन आधार है, जन आधार, उस जन आधार के लिए भी काम करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है आपके राज कॉम्प। तो इसको कहा जाता है राज कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के नाम से यह जानी जाती है। अगला आता है आपके ई संचार। ई संचार का मतलब क्या है? तो जो भी आपके नागरिक है या फिर आपके जो विभाग है, तो नागरिकों का विभाग के जो भी अधिकारी है उनके साथ में डायरेक्ट किस प्रकार से बात हो, यानी कि अधिकारी और नागरिक के बीच में जो है वह SMS के माध्यम से कैसे बात हो, सूचना कैसे भिजवाया जाए, उसके लिए ई संचार जो है यह लाया गया था। अगला आता है आपके आई फैक्ट। आई फैक्ट का मतलब क्या होता है? आई का मतलब आंखों देखा और फैक्ट का मतलब होता है कोई भी तथ्य। तो आई फैक्ट का मतलब हो गया कि कोई भी जो आपका तथ्य है वो गलत है या फिर सही है, इसके लिए जो है वह आपके एक मॉड्यूल लॉन्च किया गया जिसका नाम था आई फैक्ट। और आई फैक्ट से क्या किया जाएगा? रियलिटी चेक की जाएगी, यानी कि रियल में जो फैक्ट बताया जा रहा है क्या वह सही है या फिर गलत है। तो आई फैक्ट के माध्यम से रियलिटी चेक जो है वह की जाएगी। ये एक प्रकार का रियलिटी चेक मॉड्यूल के रूप में जाना जाता है, जिसके अंदर जो भी आपके फोन कॉल्स वगैरह हैं उनके माध्यम से किसी भी विभाग की जो सेवा है उनके सर्वे करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि जो भी फोन वगैरह आया है क्या वो फोन एकदम सही है या फिर आपने गलत सूचना दी है। तो वो सारा का सारा आई फैक्ट से जो है वह चेक होता है। अगला आता है आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसको कहा जाता है अभय कमांड सेंटर। क्या बोलते हैं? अभय कमांड सेंटर कहा जाता है। ये बेसिकली क्या है? तो राजस्थान सरकार ने क्या कहा था, सॉरी क्या किया था कि जैसे राजस्थान के जो भी बड़ी बड़ी सिटीज है, जो भी आपके संभाग मुख्यालय हैं या फिर आपके कोई बड़ी सिटीज है, ऐसी सिटीज के अंदर जो है वो क्राइम होते हैं। मान लीजिए सिटी के अंदर कोई क्राइम होता है, तो क्राइम होने के बाद में अब कहीं पे क्राइम हो गया, अब अपने को जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल वहां से एक बार चला गया, फिर वो वहां से जाने के बाद फिर उसको ट्रेस कैसे करे, उसको पता कैसे करे वो कौन था क्या था। तो ऐसी समस्याएं जो है वह एक प्रकार से प्रशासन के सामने आ रही थी। तो सरकार ने क्या कहा कि जो भी अपने बड़ी बड़ी सिटीज है उन बड़ी सिटीज के ऊपर क्या करो, जो भी अपने ट्रैफिक लाइट वाले खंबे हैं या फिर अपने जो रोड लाइट वाले खंबे हैं वहां पर कैमरा सेट कर दो, वहां पर GPS सेट कर दो। और उसके माध्यम से क्या करो, अगर कहीं पे भी क्राइम हो रहा है तो पहली चीज तो कैमरे के जो है वह आपके कैमरे की जो भी डिस्प्ले रहेगी उसके लिए एक पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी। अगर आप कभी अजमेर में आओगे तो अजमेर के अंदर जो है वह जो कलेक्ट्रेट है उसके अंदर एक अभय कमांड सेंटर बना हुआ है, पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी हुई है अभय कमांड सेंटर की। उसके अंदर पूरे अजमेर जो सिटी है उसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, GPS लगा हुआ है, और उस कैमरे के माध्यम से जो है वहां पर मॉनिटरिंग की जाती है, उसके ऊपर जो है वह रेगुलर देखा जाता है। तो अगर कहीं पर भी कोई भी क्राइम होता है तो उस क्राइम के दौरान जो है वो देख लेंगे कि ये व्यक्ति क्राइम करने वाला है, ये इसकी गाड़ी है, गाड़ी नंबर नोट कर लेंगे और GPS के माध्यम से उस गाड़ी को ट्रैक करते रहेंगे, संबंधित थाने को सूचना देंगे और उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा। अभी अजमेर के अंदर एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसके अंदर जो है वह दो महिलाओं को जो है वो किडनैप किया गया था, 4 व्यक्तियों के द्वारा, 4 या 3 थे, उनके द्वारा किडनैप किया गया था। तो उसमें पूरा का पूरा जो योगदान है वो अभय कमांड सेंटर का था। पूरी तरह से उनको मॉनिटर किया गया था, उनको ट्रैक किया गया था और उनको लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वह उन किडनैपर को पकड़ लिया गया था और महिलाओं को जो है वो फ्री करवा दिया गया था। तो ऐसे कार्य जो है वह इस अभय कमांड सेंटर या फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से होते हैं। तो है क्या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर? तो राजस्थान की बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर CCTV और GPS के माध्यम से जो है वह आपके क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ट्रैकिंग का कार्य किया जा रहा है। ये राजस्थान के कितने जगह पर है? तो 700 संभाग मुख्यालय पर है और 26 जो है वह जिला मुख्यालय के ऊपर आपके स्थित है क्या? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। जो कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिया हुआ है 2012 नहीं है, 22-23 है। 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें दिए हुए थे कि 7 संभाग मुख्यालय और 26 जिला मुख्यालय के ऊपर यह आपके स्थापित कर रखे हैं। अगली योजना आती है आपके राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RKCL, राजस्थान कॉर्पोरेशन राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से आता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये बेसिकली राजस्थान के जो भी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र है, यानी कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पर प्रॉपर जो है वह इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, ऐसे दूरस्थ ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर किस प्रकार से जो है वह टेक्नोलॉजी की जो है वह शिक्षा दी जाए, किस प्रकार से लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी से सिखाया जाए कि ये साइंस होती है, इस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वह प्रौद्योगिकी को सिखाने के लिए राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है वह कार्य किया जा रहा है, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में इसकी स्थापना होती है।
अगला आता है आपके स्टेट डाटा सेंटर। स्टेट का मतलब है राजस्थान, यानी कि राजस्थान राज्य का खुद का क्या है, आपके डाटा सेंटर है। डाटा का मतलब जो भी आपकी सूचना है उसको स्टोर करने के लिए सेंटर बनाए गए हैं। जैसे कि आपके फेसबुक है, व्हाट्सअप है, गूगल है, ये बहुत बड़ा बड़ा जो है वह डाटा सेंटर बनाते हैं जहां पर आपकी सूचनाओं को जो है वह स्टोर करते हैं। तो राजस्थान सरकार भी अपने विभागों की, अपने जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी उनकी कार्यालय है, उनकी सूचनाओं को स्टोर करने के लिए जो है वह आपके क्या बनाया गया है, स्टेट डाटा सेंटर बनाया है खुद ने राजस्थान सरकार ने। और उसको कहा जाता है RSDC, यानी कि राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर के रूप में यह जाना जाता है। और RSDC जो है इसके अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन और गवर्नमेंट टू आपके जो बिजनेस है, इस प्रकार की जो भी सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं को जो है जो भी इसमें उपलब्ध सेवाएं हैं उन सभी को जो है वह स्टोर करने के लिए जो है वह RSDC का जो है वह स्थापना की गई है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर टोटल RSDC कितने हैं, यानी कि राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर जो है वो कितने कितने हैं। तो कुल 5 है, जिसमें से 4 तो कहां पर है, आपके जयपुर में है, और एक कहां पर है, आपके जोधपुर के अंदर यह डेटा सेंटर बनाया गया है। अगला आता है राजस्थान स्टार्टअप। राजस्थान के अंदर जो है वह युवाओं के द्वारा नए नए स्टार्टअप शुरू किए जाए, उसके लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है वह राजस्थान स्टार्टअप जो है इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत बेसिकली एक ऐसी बिल्डिंग बनाई गई, ऐसे कई सारे सेंटर बनाए गए जहां पर युवा जाएंगे और अपने क्या देंगे, जो भी आइडियाज है, जो उनके नवाचार है, जो उनके विचार है, वो दिए जाएंगे और उनके आधार पर क्या किया जाएगा, रोजगार सृजित के जो है वह कार्य किए जाएंगे। सेम इसी से राजस्थान स्टार्टअप से ही जुड़ा हुआ आता है आई स्टार्ट पोर्टल। आई स्टार्ट पोर्टल के अंदर बेसिकली कोई भी अगर युवा जो है वह अगर अपने इनिशिएटिव, अपने आइडियाज अगर देना चाहता है गवर्नमेंट को, तो वह आई स्टार्ट पोर्टल के ऊपर जाकर दे सकता है। और इसके लिए जो है वह राजस्थान सरकार के द्वारा 2 चीजें बनाई गई है, जिसमें एक चीज तो आती है आपके इनोवेशन हब बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पर, जयपुर में है, जोधपुर में है और कोटा के अंदर है। जयपुर, जोधपुर और कोटा, 3 जगह पर तो क्या है, आपके इनोवेशन हब बनाए गए हैं। जबकि आई स्टार्ट नेस्ट के नाम से जो है वह आपके 4 जगह पर, जयपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में और उदयपुर में, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, आपके आई स्टार्ट नेस्ट बनाया गया है। अगला आता है राजकाज। राज का मतलब है राजस्थान और काज का मतलब है कार्य। तो राजकाज का मतलब है कि राजस्थान सरकार के प्रशासनिक जो भी आपके कार्य होते हैं उन कार्यों को बेसिकली क्या किया जाए, कैसे न कैसे करके उनको हार्ड कॉपी के ऊपर, यानी कि जो आपके कह सकते हैं अपन हार्ड कॉपी के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं, जो फाइलों के अंदर कार्य हो रहे हैं, उनको कैसे ना कैसे करके और इलेक्ट्रॉनिक रूप से, डिजिटल रूप से उनको जो है वह आईटी के साथ में जोड़ा जाए। इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजकाज लाया गया था। राजकाज बेसिकली क्या है, एक प्रकार का आईटी प्लेटफॉर्म है। बेसिकली पहले क्या होता था, जैसे कि मैक्सिमम जगह का नहीं पता, हमारे यहाँ पर अजमेर के अंदर जैसे पहले अगर बड़े जो अफसर है पुलिस के अंदर, जो भी है एसआई रैंक से ऊपर के, उनको अगर छुट्टी लेनी थी, अगर सीएल लेनी थी, तो उनको एक हार्ड कॉपी के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। लेकिन अब उसमें क्या कर दिया गया है, आपके राजकाज के ऊपर आप जाइए और वहां से क्या करिए, सीएल के लिए जो है वह क्या कर दीजिए, आप एप्लीकेशन टाइप कर दीजिए और उसमें डाल दीजिए। इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो पेज खराब होना बच गया, दूसरा वो पेज कहीं दबता जाता तो हो सकता है कि छुट्टी भी ना मिले। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि ऑनलाइन सारा का सारा काम हो गया। तो राजकाज का मतलब क्या है, राजस्थान सरकार के जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उनको फाइलों के माध्यम से, हार्ड कॉपी के माध्यम से ना करके और इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है वह आईटी के रूप से जो है वह उनको किया जाए, डिजिटली रूप से किया जाए। इसके लिए जो है वह एक केंद्रीयकृत आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या आता है, आपके राजकाज आता है। इसके तहत राजकीय कार्यालयों के अंदर जो भी सेवा संबंधी कार्य हैं उनको एसएसओ के साथ में, जो आपका सिंगल साइन ऑन, जो आपके एसएसओ आईडी बनती है, उस एसएसओ आईडी के साथ में जो है वह उनको क्या कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है राजकाज को। तो आप एसएसओ खोलिए, उसके अंदर राजकाज के ऊपर जाइए और विभिन्न ऐसे कार्य हैं जो आपके राजकाज के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके आ जाता है राजकाज। अगला आता है राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी, आरकेट के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी के नाम से ये आता है, आर का मतलब है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऐसा सेंटर बनाया गया है आपके जयपुर में और जोधपुर में, 2 जगह पर जो है वह आरकेट के सेंटर बनाए गए हैं। पहला जयपुर में बनाया गया, फिर बाद में जोधपुर में बनाया गया था। तो आरकेट सेंटर बेसिकली ऐसे सेंटर है राजीव गांधी के नाम से, जहां पर क्या किया जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि नई नई प्रौद्योगिकी की जो है वह खोज की जाएगी।
इसको शुरुआत कब की गई थी? तो पहली बार ये 20 अगस्त 2022 के दिन शुरू किया गया था। और इसमें क्या काम किया जाएगा? तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है, जो कि आपके प्राय स्नातक यानी कि 12th पास हो, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा हो, और आपके स्नातकोत्तर यानी कि आपके पीजी कर रखा हो, ऐसे लोगों के लिए किस प्रकार से रोजगार के नए जो है वह अवसर ढूंढे जाए, इसके लिए जो है वह आरकेड के अंदर कार्य किए जाते हैं। अगली योजना आती है राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र, राजफेड के नाम से यह जाना जाता है। ये भी बेसिकली एक ऐसा सेंटर है जहां पर बिजनेस जो एनालिसिस है वो देखा जाता है। डॉट नेट, पीएचपी, जावा, मोबाइल एप्लीकेशन के विकास है, या फिर आपके यूआई या फिर यूएक्स डिजाइन है, एसएस है, या फिर पावर वीआई है, या फिर सुरक्षा ऑडिट है। विशेष प्रकार से वो सारे के सारे काम जो कि टेक्निकल वर्क है उनको करने के लिए एक सेंटर बनाया गया है, जो कि उनके यूज किस प्रकार से किया जाए उसके लिए ये सेंटर काम करेगा। अगली योजना आती है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान। एक आता है फिनटेक पार्क। अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर जो है वह फिनटेक, पहली चीज तो आप इस फिनटेक का मतलब समझिए कि फिनटेक का मतलब क्या होता है। फिन का मतलब तो है FIN, और टेक हो जाता है TECH। तो टेक तो बताता है, देखो फिन तो बताता है आपको फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब हो जाता है वित्तीय। ये किससे संबंधित है? वित्त से, धन से, पैसों से संबंधित है। और टेक का मतलब हो जाता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया प्रौद्योगिकी। यानी कि फिनटेक जो शब्द आया है ये कहाँ से आया है? ये आया है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यानी कि वित्तीय प्रौद्योगिकी से आया है। कि किस प्रकार से जो वित्तीय कार्य हो रहे हैं उनमें टेक्नोलॉजी को जो है वह मर्ज किया जाए, यानी कि किस प्रकार से वित्तीय कार्यों को नई प्रौद्योगिकी के साथ में किया जाए, इसको कहा जाता है फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। और राजस्थान के अंदर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का जो एक पार्क बनाया गया है जिसको फिनटेक पार्क कहते हैं। तो पार्क जो है, अगर आपको पूछा जाए कि फिनटेक पार्क कहाँ पर है, तो वो तो स्थित है जयपुर के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि फिनटेक का जो है वह एक प्रकार से आपके सेंटर कहाँ पर है, या फिर जो केंद्र है फिनटेक का जो है वह केंद्र कहाँ पर है, डिजिटल जो संस्थान है वो कहाँ पर है, तो वो संस्थान है आपके जोधपुर के अंदर। तो पार्क तो है जयपुर में और केंद्र है आपके जोधपुर के अंदर। तो फिनटेक जो है वह डिजिटल संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसका कार्य क्या है? तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो भी वित्तीय कार्य हो रहे हैं, जो भी आपके बैंकिंग के अंदर वित्तीय सेवाएं हो रही है, जो भी बीमा क्षेत्र के अंदर कार्य हो रहे हैं, उनको समय से कैसे पूरा किया जाए, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए, उसके लिए इसमें कार्य किया जाता है। जोधपुर के अंदर भी एक जगह है स्पेशली जिसका नाम है कारवाड़। और कारवाड़ ये जोधपुर में जगह पड़ती है जहां पर जो है वह भूमि का आवंटन किया गया है इस राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान के लिए। तो ये जोधपुर के अंदर आपकी क्या है, स्थापित हो रखी है। अगला आता है एक और इम्पोर्टेंट चीज, वो आती है राज ई वॉलेट। वॉलेट का मतलब क्या होता है? पर्स, जो अपना बटुआ होता है उसके अंदर अपन क्या रखते हैं? आधार कार्ड रखते हैं, अपने पैसे रखते हैं, उसके अंदर अपने ATM कार्ड रखते हैं, बहुत सारी चीजें रखते हैं पर्स में। तो इसमें क्या आ जाता है आपके? वॉलेट। वॉलेट का मतलब हो गया कि आपका ऐसा पर्स जो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी कि डिजिटल पर्स है। और राजस्थान सरकार चाहती है कि आपके बारिश के अंदर जो है वह आपके डॉक्यूमेंट खराब ना हो, इसके लिए आप क्या करो, राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए राज ई वॉलेट के ऊपर आप क्या कर दो, अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनको सेव कर दो। तो राज ई वॉलेट क्या है बेसिकली? तो यह दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली है। दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली का मतलब हो गया कि आपके जो भी दस्तावेज है उनको इस राज ई वॉलेट के ऊपर क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो आप ले जाकर, जब जरूरत हो तब आप उसमें से निकाल लीजिए। तो जो भी सरकारी विभाग है और जो भी नागरिक वगैरह हैं वो अपने जो भी दस्तावेज है उन दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं राज ई वॉलेट के ऊपर। अगली आपके जो है वह एक पोर्टल आता है राज किसान साथी पोर्टल। राज किसान साथी पोर्टल जो है ये एक बहुत ही शानदार पोर्टल है। मैंने जो है वह इसका बहुत सारा यूज भी किया है और बहुत बार इसमें जो है वह समय मिलता है तो इसमें कई सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। अगर आप किसान परिवार से संबंध रखते हैं, अगर आपके फैमिली में कोई अगर किसान है या फिर जानकारी में अगर कोई किसान है और उसके पास अगर डिजिटल मोबाइल है यानी कि स्मार्टफोन है, तो आप उसको राज किसान साथी पोर्टल के बारे में जरूर बताइए। इस पोर्टल के ऊपर राजस्थान सरकार के, क्योंकि ये जो है वो लॉन्च अपना लॉगिन किससे होता है, तो यह जन आधार कार्ड से लॉगिन होता है। तो जन आधार से जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे तो राजस्थान सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है किसानों के लिए, वो सारी की सारी जानकारी आपको राज किसान साथी पोर्टल पर मिलेगी।
साथ साथ में किसानों के लिए कई सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन, कई सारे ऐसे निर्देश लिखे हुए हैं कि आपके जो है वह हो सकता है कि आने वाले समय में बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, आप अगर ये फसल कर रहे हो तो इसमें इस वाली दवाई का प्रयोग कीजिए, आप इस प्रकार से जो है वह प्रयोग कर सकते हो, पॉली हाउस का प्रयोग कैसे कर सकते हो, पॉली हाउस के लिए कौन कौन सी स्कीम सरकार ने चलाई है, तारबंदी की योजना जो है वो क्या है, सारी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी। आपके आसपास में जो है वह वेयर हाउस कहाँ कहाँ पर है, आपके आसपास में जो है वह कस्टम फायरिंग सेंटर कहाँ पर है, सारी की सारी जानकारी जो है वह आपको राज किसान साथी पोर्टल पर मिल जाएगी, जो कि जन आधार कार्ड से जो है वह जुड़ा हुआ है। तो किसानों के लिए जो है वह यह सिंगल विंडो के रूप में एक पोर्टल जो है वह सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला आता है राजस्थान जन आधार कार्ड योजना। जब आपके वसुंधरा जी थी तब उन्होंने भामाशाह कार्ड योजना लॉन्च करी थी, और उनके बाद में आए थे गहलोत जी, तो गहलोत जी ने भामाशाह कार्ड को हटाया, उसकी जगह पर लेकर आए जन आधार कार्ड। और जन आधार कार्ड जो योजना है ये बेसिकली 2019-20 के बजट के अंदर लेकर आए थे, जिसको जो है वह 18 दिसंबर 2019 के दिन लागू कर दिया गया था। 18 दिसंबर 2019 के दिन जो है वह जन आधार कार्ड योजना लागू करी थी, जब गहलोत जी की जो अंतिम कार्यकाल था उसके अंदर उनको 1 साल हुआ था, क्योंकि 18 दिसंबर 2018 के दिन सरकार बनी थी, 2019 के अंदर वह भामाशाह कार्ड की जगह पर जन आधार कार्ड लेकर आ जाते हैं। अब इसमें अगर अपन आगे बात करना चाहें तो जन आधार कार्ड से ही जुड़ा हुआ जो है वह एक अधिनियम लाया जाता है और एक प्राधिकरण बनाया जाता है, जो कि स्पेशली जन आधार कार्ड के ऊपर ही कार्य करेगा। तो यहाँ से जो है वह आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि प्री के लिए भी यहाँ से प्रश्न आ सकता है और मेंस के लिए भी आ सकता है, इसलिए यहाँ से आप 50 शब्दों के अंदर एक आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम कब का है, 2020 का ये अधिनियम आता है, और ये प्राधिकरण जो है वह 18 दिसंबर 2019 के दिन बनाया गया था। ये अधिनियम जो है यह 4 अगस्त 2021 के दिन लागू किया गया था, और प्राधिकरण की स्थापना जो पीछे डेट है वही डेट आती है जब आपके जन आधार को लॉन्च किया गया था। इसमें विचारधारा क्या है, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, पूरे के पूरे परिवार के जो है वह एक नंबर होता है, आपको नंबर मिलेगा 10 अंकों का, अभी अपन देखेंगे। दूसरा आता है आपके एक कार्ड, एक कार्ड का मतलब है पूरे परिवार का एक ही जन आधार कार्ड होगा, और एक पहचान, एक पहचान का मतलब होता है कि पूरे के पूरे परिवार को उस एक ही नंबर से क्या मिल जाएगी, पहचान मिल जाएगी। तो राजस्थान जन आधार कार्ड जो योजना है यह बेसिकली अगर अपन बात करना चाहें तो 5 अप्रैल 2022 के दिन जो है वह भारत सरकार के द्वारा जो है वह इसको क्या कर दिया, राशन कार्ड की जगह पर जन आधार कार्ड को घोषित कर दिया। यानी कि अब जो है वह अगर आप राशन कार्ड से जो भी फायदा लेने चाहते हो वो सारे के सारे फायदे आपको जन आधार कार्ड से मिल जाएगा। तो राजस्थान सरकार एक ऐसी सरकार रही है जिसके द्वारा जन आधार कार्ड को बहुत बड़े स्तर पर लेकर गए थे। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रख लेना, जिसमें एक चीज तो ये आती है कि जन आधार कार्ड में परिवार जो होता है पूरा का पूरा परिवार, उसके लिए तो 10 अंक दिए जाते हैं, और जो आपके परिवार के सदस्य होते हैं उनको 11-11 अंक दिए जाते हैं। तो 10 अंक और 11 अंक का क्या खेल है, पूरे परिवार के लिए तो 10 अंक है और परिवार के प्रत्येक सदस्य को 11-11 अंक मिलते हैं जन आधार कार्ड के अंदर। और इसी में ही आपको जो है वह इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ध्यान रखनी है कि जो भी आपके इस जन आधार कार्ड का मुखिया होगा वो आपके महिला होगी, और अगर मान लो उस परिवार में महिला नहीं है तो 21 वर्ष से ऊपर का जो भी पुरुष है वो उस परिवार का फिर मुखिया होगा, क्योंकि सरकार परिवार के हिसाब से जो है वह योजनाओं के लाभ देती है, और जो भी उस योजनाओं का लाभ होगा वो डीबीटी के माध्यम से उस जन आधार कार्ड के मुखिया के जो है वह बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। तो इस वजह से इस योजना के माध्यम से जो है वह दो चीजें बहुत ज्यादा बड़ी थी, एक तो था वित्तीय समावेशन और दूसरी चीज थी महिलाओं का सशक्तिकरण। इन दो चीजों का जो है वो सबसे ज्यादा इसमें जो है वह एक प्रकार से योगदान रहता है। इसमें अपन देखेंगे कि जन आधार कार्ड जो योजना है इसके माध्यम से जो है वह वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण जो है वह कैसे बढ़ता है। दो चीजें इसमें विशेष रूप से बढ़ती है। वित्तीय समावेशन का मतलब तो देखिए क्या हो रहा है कि भाई जन आधार कार्ड की मुखिया कौन होगी, महिला होगी, और अगर आपको जन आधार कार्ड से योजनाओं का फायदा लेना है तो सबसे पहला क्या करना होगा, उस मुखिया का बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। तो इसकी वजह से एक तो ये हुआ कि बैंक अकाउंट बहुत बड़े स्तर पर खुले थे जन आधार कार्ड के बाद में, तो इसकी वजह से क्या हुआ था आपके, इसकी वजह से जो है वह आपके महिला जो मुखिया है उसके बैंक खाते खोले गए थे, और बैंक खातों की वजह से वित्तीय समावेशन जो है वह बढ़ा था। दूसरा आता है कि जो भी आपके नगद है वो नगद पूरे के पूरे परिवार का जो लाभ है, पारिवारिक जो लाभ है वो केवल और केवल महिला के बैंक खाते में ही आएगा। इसकी वजह से दो चीजें हो गई, एक तो वित्तीय समावेशन और दूसरी चीज इसकी वजह से महिला सशक्तिकरण बढ़ गया। यानी कि पहले जो आपके व्यक्ति था या फिर जो पुरुष था वो अगर अपनी पत्नी से लड़ता था
कि भाई तू खाना टाइम पर नहीं बनाती है, वो नहीं करती है, लेकिन वो इस वजह से फिर अब नहीं लड़ेगा क्योंकि जन आधार कार्ड के जो पैसे हैं वो किसके अकाउंट में आएंगे, वो उसकी पत्नी के अकाउंट में आएंगे, इस वजह से वो उससे बनाकर भी चलेगा। तो इसकी वजह से एक और फायदा हो गया कि इसकी वजह से जो परिवार के अंदर महिलाएं जो थी उनका जो स्तर है वो थोड़ा सा और भी ऊपर हुआ। तीसरा आता है, इस योजना के माध्यम से राज्य के अंदर जो भी निवासी है उन निवासियों को डीबीटी के माध्यम से जो है वो लाभ दिया जाएगा। तो डीबीटी यानी कि इसमें वित्तीय समावेशन अगेन आता है। फिर चौथा पॉइंट आता है, परिवार के जो भी आपके परिवार के द्वारा जो भी निर्धारित है आपके 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु की महिला जो है वह इसकी मुखिया होगी, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। अगर महिला मुखिया नहीं है तो ऐसी कंडीशन में 21 वर्ष से अधिक आयु का जो पुरुष है उसको मुखिया बनाया जाएगा। तो पुरुष तो बहुत बाद में आता है, बाकी ये इसमें चीज आती है। यहां से भी जो है देखिए मैंने यहां पर आपको 50 नंबर का दिया है, तो आप चाहे तो इसमें ये भी लिख सकते हैं पूरा का पूरा, उसके साथ साथ में जो है आप इसको भी ऐड कर लीजिए। वैसे आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो कि किस प्रकार से जन आधार कार्ड जो है वह वित्तीय समावेशन एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इसके ऊपर भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हो और आप उसमें भी ऐड कर सकते हो, दोनों आप जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। जन आधार कार्ड और डीबीटी इन दोनों का क्या कनेक्शन है, तो मैंने बताया था कि जन आधार कार्ड के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा और लाभ आएगा कैसे, डीबीटी के माध्यम से आने वाला है। तो वही बात हो गई कि भारत सरकार ने जन आधार कार्ड को जो है वह परिवार और उसके सदस्यों की पहचान के लिए और पते के लिए जो है वह दस्तावेज के रूप में मान्यता दे दी है, पहली चीज। दूसरी चीज, राज्य स्तर के ऊपर जो है वह आपके इस जन आधार कार्ड का जो भी काम करेगा वह राज्य स्तर के ऊपर आयोजना विभाग इसका मुखिया होने वाला है। जिला स्तर के ऊपर जिला कलेक्टर जो है वह इसका मुखिया होने वाला है और उपखंड स्तर के ऊपर जो उपखंड अधिकारी है यानी कि जो एसडीएम है वो इसे आपके जन आधार कार्ड को संभालने वाला है। ये सारे के सारे जो कार्य है वह आपके जन आधार कार्ड के अंतर्गत आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट योजना है आपके जन आधार कार्ड योजना, जिसके अंदर जन आधार कार्ड अधिनियम आता है, प्राधिकरण आता है, किस प्रकार से ये कार्य करता है और इससे वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण कैसे है, डीबीटी इसमें कैसे काम करता है, ये अपन ने सारी की सारी चीजें जो है वह इसमें देखी। अगला अपना आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राजस्थान के अंदर एक अलग से विभाग बनाया गया है जिसको डीएसटी बोला जाता है। डीएसटी मीन होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो राजस्थान के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो विभाग है उसकी स्थापना आपको कई बार एग्जाम के अंदर पूछी हुई है। तो 1983 के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना होती है, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। अब देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है और कार्यक्रम कौन कौन से हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए जो है वह इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आता है आपके राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र। एक बेसिकली जो आपके इसरो है, इसरो भारत के अंदर एक अंतरिक्ष संस्थान के रूप में जाना जाता है, उसके द्वारा कई सारे उपग्रह छोड़े हुए हैं पूरे के पूरे पृथ्वी के ऊपर। तो ऐसे उपग्रह, एक उपग्रह है जो कि आपके राजस्थान के ऊपर सेट है, ऐसे मान लीजिए पूरे भारत के ऊपर सेट है। तो राजस्थान के रिगार्डिंग जो भी सूचनाएं उस उपग्रह से लेनी है, चाहे वो कृषि से जुड़ी हुई हो कि भाई बरसात कितनी हुई है, बाढ़ आई है कि नहीं आई है, सूखा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कृषि हुई है तो खेती कैसे हो रखी है, वन का क्षेत्र कितना है, मृदा जो है वह कैसी क्या है, पानी कौन कौन से स्रोत में कितना कितना है, ऐसी सारी की सारी सूचनाएं लेने के लिए उस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। अब उस उपग्रह को मॉनिटर करने के लिए राजस्थान के अंदर एक सेंटर बनाया गया है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको बोलते हैं आपके राजस्थान के अंदर राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र। और यह केंद्र कहां पर स्थित है, आपके जोधपुर के अंदर यह स्थित है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि मृदा है, वन है, कृषि है या फिर आधारभूत ढांचे का कोई भी अगर कार्य है, उन सभी की जानकारी जो है वह आपके यह उपलब्ध करवाता है। भाई जो राजस्थान सरकार का जो प्रशासनिक विभाग है वन विभाग, उसके द्वारा जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है, उस वन रिपोर्ट के अंदर भी जो है वह ये सुदूर संवेदन जो केंद्र है इसके द्वारा कार्य किया जाता है और ये रिपोर्ट देता है। ठीक है, अगला एक और आता है आपके एपीजे अब्दुल कलाम संस्थान। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा हुआ है। तो बेसिकली इसमें तीन चीजें हैं, वो तीनों ही ध्यान रख लेना। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से एक संस्थान बनाया जा रहा है, कहां पर, जयपुर के छितरौली के अंदर। ये काम क्या करेगा, तो यह जैव प्रौद्योगिकी जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देने का यह कार्य करने वाला है। डीएसटी डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, इसके द्वारा कुछ विज्ञान केंद्र भी बनाए जा रहे हैं जिसमें कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर, यहाँ पर 5 जगह पर यह विज्ञान केंद्र जो है वह निर्माणाधीन है वर्तमान समय में। जयपुर पेटेंट सूचना केंद्र जो है इसकी भी स्थापना की गई है, जो कि आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उनके लिए जो है वह आपके क्या कर रहा है, जागरूकता के लिए 1998 में एक परियोजना भी शुरू की थी आपके जयपुर पेटेंट सूचना केंद्र ने। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है यहाँ पर 1 मार्च 2023 से राज्य स्तरीय पेटेंट सूचना केंद्र जो है उसको भी शुरू किया गया है।
डीएसटी के द्वारा जो है वह मिनी आईटी गैलरी जो है वो भी बनाई जा रही है। कहाँ कहाँ पर है ये मिनी आईटी गैलरी? एक तो आपके है जयपुर के अंदर और एक है जोधपुर के अंदर। दो जगह पर क्या है, मिनी आईटी गैलरी भी बनाई गई है। इसके अलावा राज्य विज्ञान संगोष्ठी जो है, यानी कि एक प्रकार का सम्मेलन कह सकते हैं, उसका आयोजन किया गया था राज्य स्तर पर। कहां पर किया गया था? जयपुर में किया गया था सितंबर 2023 के अंदर। ठीक है, अगला आता है न्यूक्लियर पावर गैलरी। आपके इसी डीएसटी के द्वारा न्यूक्लियर पावर जो है वह गैलरी भी स्थापित की गई थी, जिसमें दो लोग मिले थे, एक तो डीएसटी और एक नेहरू विज्ञान केंद्र, जो कि कहां पर स्थित है? आपके मुंबई के अंदर स्थित है। इन दोनों के द्वारा जो है वह जयपुर के अंदर जो है वह आपके क्या बनाई गई थी? न्यूक्लियर पावर गैलरी बनाई गई थी। और जयपुर में भी, जयपुर के साइंस पार्क के अंदर जो है वह इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा राज्य स्तरीय जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, यानी कि जो बच्चे हैं उनके द्वारा जो है वह विज्ञान के ऊपर जो भी तर्क वितर्क है उनके लिए एक सम्मेलन, एक कांग्रेस का आयोजन करवाया गया था। और वह कहां पर आयोजित हुआ था? 2024 में। तो कोटा के अंदर इसका आयोजन होता है। फिर आता है आपके राजस्थान फाउंडेशन, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान फाउंडेशन एक संस्था है, ऐसी संस्था है जिस संस्था के द्वारा राजस्थान के मूल रूप से जो राजस्थान के लोग हैं और वह बाहर बाहर मीन्स जैसे कि भारत के अंदर कहीं पर रह रहे हो दूसरे राज्य में, या फिर विदेशों के अंदर रह रहे हो और वहां पर बहुत बड़ा उनका नाम है, बहुत बड़े उद्योगपति है या फिर बिजनेसमैन जो भी है, उन लोगों के द्वारा अपनी जो जन्मभूमि है जो राजस्थान है, जो कि बेसिकली राजस्थान के लिए प्रवासी राजस्थानी होंगे, तो उनके द्वारा अपने राजस्थान के अंदर किस प्रकार से निवेश किया जाए, किस प्रकार से यहाँ पर आर्थिक सहायता की जाए, इसके लिए, या फिर जो भी बाहर रहने वाले प्रवासी राजस्थानी हैं उनको अगर कभी भी राजस्थान सरकार के द्वारा अगर सहायता की जरूरत पड़ गई तो राजस्थान सरकार उनकी सहायता करेगी। इसके लिए जो है वह एक अलग से ही पूरा का पूरा संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था राजस्थान फाउंडेशन। तो राजस्थान फाउंडेशन जो है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री होता है ये इसका अध्यक्ष होता है। और इसके द्वारा एक समाचार पत्र जारी किया जाता है जो कि हर 3 महीने के अंदर होता है। हर 3 माह के अंदर एक समाचार पत्र जारी करता है जिसका नाम है माटीरो संदेश। और मुख्य रूप से ये किसके लिए है? तो प्रवासियों के लिए जो है वह राजस्थान फाउंडेशन कार्य करता है। इसके द्वारा कई सारे काम किए गए थे, जैसे कि अफ्रीका के सूडान के अंदर जब गृह युद्ध हुआ था तब राजस्थानियों को वहां से निकाला था राजस्थान फाउंडेशन ने। साथ साथ में मणिपुर में जब हिंसा हुई थी अभी, तब भी राजस्थानियों को वहां से निकाला था। इसके अलावा इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो हुआ था नैरोबी केन्या के अंदर, तब राजस्थान फाउंडेशन जाकर वहां पर भाग भी लेता है राजस्थान की तरफ से। ठीक है ना, ये इसमें से कुछ चीजें आती है। इसके अलावा राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल जो प्रवासी तीज है, उस ग्लोबल प्रवासी तीज का भी आयोजन करवाया गया था। कहां पर? उदयपुर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बीकानेर हाउस, वहां पर ग्लोबल प्रवासी तीज उत्सव का भी आयोजन करवाया गया था। ये सारा का सारा यहाँ तक आ जाता है। साथ साथ में एक और चीज और ध्यान रख सकते हो, भारत की पहली एनआरआई नीति जो कि आपके प्रवासियों के लिए आती है 7 अक्टूबर 2022 के दिन लाई गई थी। ये एक फैक्चुअल चीज है। अब यहाँ तक आपके इकोनॉमिक सर्वे का जो है वह पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब इस चैप्टर के अंतिम चरण में अपन चल रहे हैं जहां पर अपन बजट 2024-25 में सेवा क्षेत्र के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। और उसमें अपन सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो है पर्यटन कला एवं संस्कृति। देखिए, पर्यटन कला एवं संस्कृति की अगर अपन बात करें तो यहाँ से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस बजट के अंदर जो भी आपको दिया हुआ मैटर है वो मैटर आपके हो सकता है राजस्थान के अंदर जो आपके कला संस्कृति है उसके अंदर पूछा जाए। राजस्थान जो कला संस्कृति है उसके अंदर जो है वह आपके क्या किया जाए, पूछा जाए। यहां से प्रश्न जो है वह पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए यहाँ जो भी डाटा दिया हुआ है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, राजस्थान की जो जीडीपी है इसमें बताया गया है बजट के अंदर ही कि राजस्थान की ऑल ओवर जो जीडीपी है उसमें लगभग 45% हिस्सा किसका है? सेवा क्षेत्र का है। और राजस्थान की कुल जीडीपी के अंदर जो है वह पर्यटन का जो हिस्सा है वह लगभग 5% है। यानी कि 45% में भी 5% अकेला कौन है? आपका पर्यटन है राजस्थान की जीडीपी के अंदर। राजस्थान के लगभग 20 लाख जो परिवार है यह बेसिकली रोजगार के लिए पर्यटन के ऊपर निर्भर करते हैं। इसका मतलब राजस्थान के अंदर पर्यटन कितना इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से पता चलता है। अब देखिए बजट के अंदर क्या क्या घोषणाएं की गई है। पहली घोषणा की गई है कि पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति जो है वह लाई जाएगी। तो एक तो नवीन पर्यटन नीति की जो है वह घोषणा की गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड जो है इसका गठन किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का जो है वह गठन किया जाएगा और इस बोर्ड के तहत एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड।
RTICF जो है इसका गठन किया जाएगा। और यह फंड क्या करेगा, यह फंड हर 5 साल के अंदर 5,000 करोड़ रुपए जो है वह क्या करने वाला है, बेसिकली आपके खर्च करने वाला है। यानी कि पर्यटन के ऊपर जो है वह सरकार 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी हर 5 साल के अंदर। ये दो चीजें जो है वो इसमें प्रस्तावित रखी गई है। अलग से जो है वह इस फंड के बारे में भी बताया गया है। RTICF जो है ये बेसिकली राजस्थान के अंदर जो भी हेरिटेज टूरिज्म है उनके लिए, रिलीजियस टूरिज्म के लिए, रूरल टूरिज्म के लिए काम करने वाला है। प्रदेश के अंदर, प्रदेश को जो है वह एक टूरिज्म के लिए जो है वह एक ब्रांड के रूप में बनाना का कार्य करेगा। इसके अलावा 2 वर्ष के अंदर जो है वह 50 प्रमुख जो पर्यटन स्थल है वहां पर लगभग जो है वह 200 करोड़ रुपए जो है वह खर्च करने वाला है। ये भी इसमें एक चीज आती है। साथ साथ में आगे देखिए, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जो है वह राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट जो है वह अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा यूनेस्को हेरिटेज साइट, राजस्थान में कई सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट है जिसमें से एक है जयपुर वर्ल्ड सिटी, यानी कि जयपुर का जो परकोटा है उसके अंदर अंदर का क्षेत्र यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर रखा है। तो इस जयपुर परकोटा जो है यहाँ पर बेसिकली सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, 100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है जिससे कि यहाँ पर क्या किया जाए, डेवलपमेंट के कार्य किए जाए। आमेर के मावटा और सागर जो क्षेत्र है वहां पर और प्रदेश की विभिन्न जो भी बावड़ियां हैं वहां पर खर्च करने के लिए सरकार ने बावड़ियों के लिए बेसिकली स्पेशली 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं कि हम बावड़ियों का जो है वो विकास करेंगे 20 करोड़ से। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अंदर और आमेर के अंदर लाइट एंड साउंड शो जो है वो भी शुरू किया जाएगा, ये भी घोषणा की गई। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे जो है वह आपके महल वगैरह या फिर क्षेत्र आएंगे, जैसे कि सफेद महल जो आपके भरतपुर के वेर में पड़ता है। इसके अलावा प्रताप जो फुलवारी है, प्रताप नहर है, भरतपुर का किला है, ये सारे के सारे भरतपुर के ही स्थल है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। तो हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ ले कि राजस्थान में प्रताप फुलवारी कहाँ पर है, तो या फिर प्रताप नहर कहाँ पर है। भरतपुर का किला जो लोहागढ़ जाना जाता है वो आपको पता ही है। सफेद महल कहाँ पर, ये सारे के सारे भरतपुर में है। इसके अलावा आता है आपका लेजर नॉन टूरिज्म साइट, ऐसे जो आपके पर्यटन स्थल है, जो टूरिज्म साइट है जिनको लोगों को जानना चाहिए उनके बारे में, जैसे कि रामगढ़ क्रेटर है 12 में, सांबर झील है जयपुर में, झामर कोटला और जावर की खान है आपके उदयपुर में, इनका डेवलपमेंट किया जाएगा इसके रूप में। और सरकार ने इनके विकास के लिए 30 करोड़ रुपए जो है वह रखे हैं। इसके अलावा आता है आपके खांबा फोर्ट परिसर, जो कि कहाँ पर है, आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है खांबा फोर्ट, जहाँ पर क्या किया जाएगा, फॉसिल पार्क और ओपन जो है वह आपके रॉक्स म्यूजियम जो है वह बनाया जाएगा। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राजस्थान मंडपम। इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा जो है वह दिल्ली के अंदर भारत मंडपम बनाया गया था, यानी कि एक बहुत बड़ा जो है वह ऑडिटोरियम बनाया गया था जहां पर विदेशी के साथ में या फिर देश के भी कोई बड़े अगर सम्मेलन वगैरह अगर करना है, बैठक अगर करनी है तो इस भारत मंडपम के अंदर की जा सकती है, जो कि दिल्ली में स्थित है। उसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने जो है वह राजस्थान मंडपम की स्थापना की थी। और राजस्थान मंडपम बेसिकली एक क्या है, ऑडिटोरियम है, और इसी ऑडिटोरियम को एक नाम दिया गया था माइस, MICE। और ये इस बार जो है वह RS के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, कितने शब्दों में, 50 शब्दों के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, 50 वर्ड के अंदर। और फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया था कि माइस क्या है, तो माइस बेसिकली राजस्थान मंडपम को ही माइस कहा जाता है। माइस की फुल फॉर्म वहां पर पूछी गई थी। M फॉर होता है मीटिंग, I फॉर होता है इंसेंटिव, C फॉर होता है कॉन्फ्रेंस और E होता है एग्जीबिशन। तो ये आपके MICE होता है, जो कि एक प्रकार के आपके क्या होते हैं, सेंटर होते हैं या फिर बैठक के लिए जो है वो ऑडिटोरियम होते हैं। अगला देखिए, सांबर झील खींचन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, आपके खींचन जोधपुर के अंदर स्थित है। खींचन जोधपुर के अंदर खींचन कंजर्वेशन रिजर्व है। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पर है, आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है बस्सी अभ्यारण्य। सांबर कहाँ पर है, सांबर आपके जयपुर में है, अजमेर में है और नागौर में है, इन 3 में फैला हुआ है। अभी डीडवाना कुछ शामिल कर सकते हो, तो इनके अंदर जो है वो फैला हुआ है। यहाँ पर इको टूरिज्म साइट के रूप में इनको विकसित किया जाएगा, ये सरकार ने बताया है। जोगी महल कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है आपके जोगी महल, वहां पर काम किया जाएगा। आमेर के आपके आमेर में, नाहरगढ़ में और जयगढ़ के अंदर, यहाँ पर जयपुर में और बीजासन माता जो कि इंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है, यहाँ सभी जगह पर क्या बनाए जाएंगे, रोपवे बनाए जाएंगे। इसके लिए भी सरकार ने घोषणा करी है। इसके अलावा सरिस्का अलवर के अंदर पड़ता है, सरिस्का जहाँ पर पांडुपोड़ जो है वह आपके स्थित है वहां पर, और रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है, वहां पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। वहां पर क्या किया जाएगा सरकार के द्वारा, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि EV बेस्ड जो भी आपके ट्रांसपोर्ट हो सकता है उसको लागू किया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण ना हो। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है आपका, वहां पर भव्यता प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा अलग से 100 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए हैं खाटू श्याम जी के लिए।
डूंगरपुर के अंदर डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा के अंदर बांसिया तरपोटा, जो कि वहां के दो नायक थे, उनके जो है वह स्मारक बनाए जाएंगे। इसके अलावा वीर कालीबाई जो आपकी भील है, उनके जो है संग्रहालय बनाया जाएगा उदयपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर शिल्प ग्राम जो है वह विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के अंदर जो है वह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 के अंदर कुछ काम जो है वह सरकार ने बताए हैं कि हम ये करने वाले हैं आने वाले वर्ष में। जैसे कि यात्री जो भी है उनकी सुविधा के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, जो जयपुर का हवाई अड्डा है, उस जयपुर हवाई अड्डे की टर्मिनल की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाएगी। वो 50 लाख पहले थी, उसको अब 70 लाख करेंगे। एक तो ये काम किया गया। दूसरा, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं, कोटा को कहा जाता है औद्योगिक नगरी, और वहां पर क्या किया जाएगा, एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाने वाला है। इसके अलावा उदयपुर का हवाई अड्डा और आपके उत्तरलाई, जो कि कहां पर पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है उत्तरलाई, वहां दोनों जगह पर क्या किया जाएगा, सिविल एविएशन का कार्य करवाया जाएगा। यानी कि वहां पर जो है वह सिविल एविएशन और आपके अप्रोच जो है वह यहाँ पर अप्रोच रोड जो है उसके लिए भूमि निःशुल्क में उपलब्ध करवाई जाने वाली है। इसके अलावा किशनगढ़ अजमेर के अंदर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा, इन दोनों जगह पर क्या किया जाएगा, फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है वह शुरू की जाने वाली है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पर्यटन से जुड़ी हुई चीजें आती है। अभी यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट स्थल आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि राजस्थान के अंदर जो है वह जो भी मंदिर है, जितने के जितने मंदिर है, उन मंदिरों की जो है यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी जो चर्चाओं में रहे हैं बजट के अंदर। तो सरकार के द्वारा मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न मंदिरों के अंदर, धार्मिक स्थलों के अंदर विकास कार्य करवाने के लिए सरकार ने इस बजट 2024-25 के अंदर उल्लेखित किए हैं। और ये सारे के सारे मंदिर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनको आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। राजस्थान कल्चर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला आता है आपका हल्देश्वर महादेव मंदिर। प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनमें से डायरेक्ट। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो सिवाना बाड़मेर के अंदर स्थित है आपके हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, सिवाना बाड़मेर में। केला देवी जो मंदिर है ये कहाँ पर है, झील का बाड़ा के अंदर स्थित है, जो कि आपके करौली में पड़ता है। गंगा मंदिर कहाँ पर है, भरतपुर में स्थित है गंगा मंदिर, जहां पर कार्य किया जाएगा। सालासर आपके चूरू में है। मेहंदीपुर बालाजी जो है वो दौसा में है। रणछोड़ मंदिर जोधपुर के अंदर है। माता मावलियान का मंदिर जो है वह, और आपके गणेश मंदिर, जमुआई माता का मंदिर, ये सारे के सारे जयपुर में है। डाढ़ देवी का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, डाढ़ देवी का मंदिर कोटा के अंदर है। ठीक है, सोमनाथ महादेव का मंदिर पाली के अंदर है आपके। इसके अलावा गौतमेश्वर जो मंदिर है वो आपके अरनोद के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है गौतमेश्वर, कई बार पूछा हुआ है। करणी माता का जो मंदिर है ये वाला, और आपके नीमच माता का जो मंदिर है ये दोनों के दोनों आपके कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। इनमें से नीमच माता वाला जो मंदिर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीमच माता का हो जाता है। उसके बाद में जीण माता का और शाकंभरी माता का जो मंदिर है ये दोनों के दोनों सिक्कर में है। मुरली मनोहर का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, तो मुरली मनोहर का मंदिर आपके द्वारिका गुजरात के अंदर है। राधा माधव का मंदिर जयपुर के अंदर है। यहाँ पर जो है वो विकास कार्य किए जाएंगे। ये तो इंपॉर्टेंट है जो मैंने लगाए हैं, बाकी आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं। यहाँ में से कोई सा भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सरकार ने जो है वो उल्लेखित कर दिए हैं। इसके अलावा भी कुछ काम और होंगे, जैसे कि पुष्कर जो कि अजमेर के अंदर पड़ता है, जहाँ पर ब्रह्मा मंदिर है, वहां पर जो है वह कॉरिडोर बनाया जाएगा, और जो सरोवर है उसके चारों तरफ परिक्रमा जो है उसका भी एक मार्ग बनाया जाना प्रस्तावित रखा गया है। इसके अलावा तीर्थराज जो आपके लोहारगल है, ये आपके कहाँ पर स्थित है, आपके नवलगढ़ के अंदर स्थित है। नवलगढ़ में कहाँ पर पड़ता है, झुंझुनू में पड़ता है नवलगढ़। तो ये लोहारगल जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बरखंडी जो पर्वत है ये यहाँ तक, यानी कि आपके लोहारगल जो आपके झुंझुनू के अंदर पड़ता है नवलगढ़ में, वहां से लेकर बरखंडी पर्वत तक जो है वह रोपवे बनाया जाएगा। इसके अलावा 24 कोस परिक्रमा का मार्ग भी बनाया जाएगा। कृष्ण गमन पथ जो है वह बनाया जाएगा। ब्रज 84 परिक्रमा बनाई जाएगी डी के अंदर। इसके अलावा रणछोड़ राय जो आपके खेड़ा तीर्थ है, जो कि पचपदरा के अंदर पड़ता है, रणछोड़ राय खेड़ जो आपके तीर्थ है पचपदरा के अंदर बालोतरा में, वहां पर, और श्री महावीर जी जिनका मंदिर कहाँ पर है, आपके करौली के अंदर है, वहां पर भी विकास कार्य जो है वह करवाए जाने वाले हैं। ये सारे के सारे जो मंदिर है वो आपके चर्चाओं में रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और मंदिर है वो भी आप देख लीजिए। अगला आता है आपके दुधलेश्वर महादेव मंदिर। दुधलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है आपके, तो आपके गुढ़ा मालानी के अंदर है। गुढ़ा मालानी कहाँ पर पड़ता है, बाड़मेर के अंदर पड़ता है। इसके अलावा मथुराधीश जी का जो मंदिर है कोटा के अंदर, वहां पर भी कार्य करवाया जाएगा। केशवराय जो मंदिर है आपके केशवराय पाटन बूंदी में, वहां पर काम होगा। अंबे माता का मंदिर और आपके सिंदरू माता का जो मंदिर है, ये सिंदरू माता का मंदिर सुमेरपुर पाली के अंदर है, यहाँ पर भी काम जो है वह होने वाला है। प्रेम सागर तालाब है जो कि सवाई भोज का मंदिर है, जो कि आपके आसिंद के अंदर है, यहाँ पर कुछ काम होने वाला है। भीलवाड़ा के अंदर जो है वह आपके स्थित है। इसके अलावा कपिल सरोवर जो आपके कोलायत बीकानेर में है, वहां पर भी कार्य जो है वह करवाया
जाने वाला है। तो ये सारे के सारे वो मंदिर है जो कि इस बार एग्जाम के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं, राजस्थान कल्चर के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये अपना चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, जो कि इकोनॉमिक सर्वे का आता है, आपके सेवा क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ तक अपन ने 6 नंबर तक जो है वो चैप्टर कर लिए हैं। ये आपके लिए जो है वह पूरा का पूरा निःशुल्क अध्ययन है, जो कि अपनी पुस्तक का ही अध्ययन आपके लिए चल रहा है। अभी अपन पूरा का पूरा डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 होने के बाद में फिर मेंस के और जो भी आपके एमसीक्यू वगैरह हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, जिनमें से अपने कुछ एमसीक्यू की जो है वो क्लासें ले लेंगे। बाकी जो इन्होंने कोर्स ले रखा है वहाँ पर उनको आंसर राइटिंग भी अलग से करवाई जाने वाली है, और कई सारी राजस्थान सरकार की योजनाएं, नीतियाँ, कार्यक्रम वो भी मिलने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगले जो चैप्टर नंबर 7 है, शहरीकरण एवं शहरी विकास, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। वो भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।